हेलो डियर फार्मासिस्ट एग्जाम एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीपेट डिस्कशन सेंटर। एसआईसी फार्मासिस्ट मैराथन के इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल पेपर 9। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करती हैं जो कि आपके फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर, विच इफेक्ट इज गिवन बाय एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन आप जानते हैं कौन से ड्रग है, ये आपके कोलिनोमाइमेटिक ड्रग कह सकते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक ड्रग है ये एसिटाइल कोलिन। अब देखिए इनका क्या इफेक्ट होता है, तो ये दिया गया है नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, एड्रेनर्जिक इफेक्ट, सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट और निकोटिनिक इफेक्ट। जो एसिटाइल कोलिन है, अभी मैंने क्या बताया, ये कोलिनर्जिक ड्रग है। तो ये जो आपका ऑप्शन है बी पहले ही कट हो जा रहा है, एड्रेनर्जिक लिखा हुआ है क्योंकि ये सिंपैथोमाइमेटिक हो ही नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग होते हैं। ठीक है, तो ये भी कट हो गया। निकोटिनिक इफेक्ट ये नहीं, ये जो एसिटाइल कोलिन है मेनली यदि बात करें तो वो मस्कैरिनिक इफेक्ट मेनली देता है। तो बचा क्या आपका, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मीन्स क्या हो गया, ये जो एसिटाइल कोलिन है हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, डिक्रीज करेगा किसको, हार्ट रेट को। और हार्ट रेट को जब हम मेजर करते हैं उसको क्रोनोट्रोपिक कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट को डिक्रीज कर रहा है, इसलिए नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक हम इसको इफेक्ट को कहेंगे। ठीक है, जब कभी भी यदि हार्ट रेट की बात करेंगे तो आपको क्रोनोट्रोपिक याद रखना है। वहीं पर यदि यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन की बात होती है, हार्ट के कॉन्स्ट्रिक्शन की बात होगी, तब उसको हम आइनोट्रोपिक इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखना है, इनसे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट करेक्ट। ठीक है, एसिटाइल कोलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मस्कैरिनिक इफेक्ट ये मेनली देते हैं। आगे बढ़ेंगे, द कॉम्प्लेक्स ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज इन पेप्टिक अल्सर इज। अब देखिए पेप्टिक अल्सर में यूज होने वाला सल्फेटेड सुक्रोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पूछा गया। ठीक है, सुक्रोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या है, सल्फेटेड हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है कहीं पे भी सल्फर ग्रुप जहाँ पर हो, दिया गया है सुक्राल्फेट में ओमेप्राजोल, फेमोडिपिन एंड रानिटिडिन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नाम में ये पता चल गया होगा, सुक्राल्फेट मतलब क्या हो गया आपका, सल्फेट, सुक्रोज इसी में आ गया, और आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स ये क्या हो गया आपका, सुक्राल्फेट है, वही क्या है पेप्टिक अल्सर में यूज होता है और ये सल्फेटेड सुक्रोज होते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सल्फेटेड सुक्रोज की बात करेंगे तो ये क्या होगा, सुक्राल्फेट होगा, जो कि आपका पेप्टिक अल्सर में यूज में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओरल एंटीकोगुलेंट इज, ओरल एंटीकोगुलेंट के बारे में मैंने आपको बताया है, जितने भी वारफेरिन है, वारफेरिन क्या होता है आपका, एंटीकोगुलेंट होता है जिसको हम ओरली इनटेक कर सकते हैं। और कुछ ड्रग हैं क्या, तो जी हाँ मैंने आपको बताया, जैसे कि फेनिन डायोन हो गया, ठीक है, एसिनोक्यूमेरॉल हो गया, ये सभी क्या है आपके ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग होती हैं। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा मैं आपको बतला दूँ, वैसे पेरेंटल के बारे में मैंने आपको बतलाया ही है, जैसे कि हिपेरिन है, और आपको क्या करना है, हिपेरिन में जैसे आपको याद रखना है, तो आपको सफिक्स याद रखना होगा, क्या, जो पेरिन आपके सफिक्स होते हैं, ये बतलाया था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी रेविपेरिन दिया गया है, नाइट्रोपेरिन, मतलब पेरिन रहा, इट मीन्स ये क्या है, हिपेरिन का ही डेरिवेटिव है समझ लीजिए, और ये क्या करेंगे, पेरेंट्रली इनको यूज में हम लाएंगे। ओरल की बात करेंगे तो वारफेरिन है। ओके, इनके बारे में मैंने आपको बतला दिया है। तो आगे चलते हैं, चलिए। एन एमाइड लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज, ठीक है, एमाइड और एस्टर ये दो टाइप के क्या होते हैं, लोकल एनेस्थेटिक होते हैं, और ये कैसे एक्ट करते हैं, सोडियम चैनल को इनहिबिट करते हैं। यहाँ तक हमने बात की थी। अब देखिए इनके क्लासिफिकेशन जो दिया गया है, कोकीन, बेंजोकेन, लिग्नोकेन एंड टेट्राकेन। तो यदि हम एमाइड और एस्टर की बात करेंगे तो एमाइड में आएंगे आपके लिग्नोकेन। ठीक है, देन कोकेन, बेंजोकेन ये सारे क्या होते हैं, ये आपके एस्टर्स होते हैं। ओके, एस्टर और एमाइड ये दो चीज़ें होती हैं लोकल एनेस्थेटिक की। तो इनका क्लासिफिकेशन याद रखिएगा क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, क्योंकि दोनों में ही सफिक्स इसमें कोकेन तो आएगा ही। ओके, तो आपको कैसे याद रख लेना है, CPBT, ठीक है, या फिर BTPC ऐसे करके याद रख लीजिए, जो कि क्या है, एस्टर्स हैं। उसके बाद जो सभी हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके एमाइड होंगे। आगे बढ़ें, चलिए। क्लास 3 एंटी अर्थमेटिक ड्रग, ठीक है, क्लास 3 एंटी अर्थमेटिक ड्रग कौन से होंगे, इसमें ऑप्शन है डाइसोपैरामाइड,
प्रोकेनामाइड, एमिडोडेरॉन एंड क्विनिडीन। तो क्या है, क्लास 3 जो ड्रग है वो क्या है, जैसे फर्स्ट में आपने देखा होगा मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर यूज होते हैं, ठीक है। थर्ड की हम बात करेंगे तो आएगा एमियोडेरॉन, यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए एक बार क्लासिफिकेशन को क्विक फास्ट हम यहाँ पर रिवीजन कर लें। तो क्लास 1 में आएगा मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर, ठीक है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट है। जहाँ पर आप देखेंगे क्लास 1 के भी फर्स्ट जो आपका क्लास 1 हो गया, यहाँ पर क्विनिडीन होगा, प्रोकेनामाइड, ये डाइसोपैरामाइड होते हैं, ठीक है। देन बी में आएंगे तो हो गया आपका लिडोकेन, ठीक है, मैक्सिलेटिन आने वाला है। एंड थर्ड में आपका फ्लेकेनाइड एंड प्रोपाफिनॉन ये आती हैं। तो इनको याद रखिएगा। क्लास 1 जो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट होते हैं, जिनके 3 पार्ट है, 3 क्लास है कह सकते हैं। ओके, इनका हमने देख लिया। अब आते हैं क्लास 2 जो कि क्या है, एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट ये होते हैं। एंटी एड्रेनर्जिक मीन्स क्या हो गया, जो एंटी एड्रेनर्जिक में जैसे हमने आपको बताया था जो सफिक्स होगा लॉल आएगा, तो जैसे कि प्रोप्रेनोलॉल, स्मोलॉल, सेटोलॉल, ये सारे क्या हो जाता है आपका एंटी एड्रेनर्जिक, जो कि क्लास 2 में यूज़ होगा। क्लास 3 की बात करेंगे जो कि क्या है आपका एंटी एजेंट्स वेडनिंग एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये ऐसे एजेंट है जो कि क्या करेंगे, वेडनिंग एक्शन पोटेंशियल पर वर्क करेंगे, ठीक है, जो कि क्या क्या है आपके एमियोडेरॉन हो गया, ठीक है। सोटालॉल, देखिए ये जो आपका सोटालॉल है वो दोनों में ही एक्ट करता है, क्लास 2 और क्लास 3 दोनों ड्रग के कैटेगरी में ये आएगा। ओके, देन क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं जो कि है वेरापामिल, डिल्टियाजेम, ठीक है। ये सारे क्या है आपके क्लास 4 ड्रग में आएंगे। आगे बढ़ते चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन है। तो बीटा ब्लॉकर यूज एज मायोटिक इन ग्लाकोमा इज, ठीक है। अब ऐसा कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो कि क्या है, मायोटिक मीन्स क्या कर रहा है, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा बीटा ब्लॉकर है जिसको हम ग्लाकोमा के यूज में लेते हैं? ऑप्शन है प्रोप्रेनोलॉल, सेटोलॉल, एड्रेनोलॉल, एंटीमोलॉल। तो जो आपका टीमोलॉल है इसे ही हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है एज अ माइटोटिक की बात करें तो, ठीक है। जितने बीटा ब्लॉकर जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि टीमोलॉल है, बेटॉक्सोलॉल है, लियोबेंडोलॉल है और कार्टियोलॉल, ये 4 हम एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक जो ड्रग है उनको हम यूज़ करते हैं किसमें, ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट में, ठीक है। अब अल्फा एगोनिस्ट की बात करेंगे तो ये है आपका ब्रिमोनाइड एंड एप्राक्लोनिडीन, ठीक है। ये 2 ड्रग ऐसे हैं जो कि बीटा जो अल्फा एगोनिस्ट है। बीटा यहाँ पर जो आपका ग्लूकोमा में हमेशा ये कन्फ्यूज़न होता है, जब यदि हम एड्रेनर्जिक ड्रग की बात करें तो बीटा ब्लॉकर हमें यूज़ करना है और अल्फ़ा क्या करना है, हमें एगोनिस्ट यूज़ यहाँ पर करना है, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट यूज़ में आते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूज़न हमेशा ही होती है, इसीलिए एक बार हमने और आपको रिवाइज करा दिया। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया इज़ अ कंडीशन ऑफ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन। हाइपरग्लाइसीमिया किसे कहते हैं, जब कभी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है उसी कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। ग्लाइसीमिया मीन्स क्या हो गया, देखिए ये जो ग्लाइसीमिया है मीन्स क्या है, ग्लूकोज समझ लीजिए, ठीक है। ये ग्लाइसीमिया कहाँ से आया, ग्लूकोज वर्ड से आया है। ग्लूकोज मीन्स क्या हो गया, ग्लूकोज मीन्स शुगर, तो शुगर जब बढ़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसी को ही हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, तो इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। आगे बढ़े, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एड्रेनालिन ऑन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल में एड्रेनालिन का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, एक्शन पोटेंशियल में एड्रेनालिन क्या करेगा, इसे इंक्रीज करेगा, इसे डिक्रीज करेगा, इट स्टॉप्स नॉन ऑफ दिस। तो ये चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आएंगे क्यों ये एड्रेनर्जिक ड्रग है वो क्या करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को क्यों इंक्रीज करते हैं। तो एड्रेनल इंक्रीज द हाइट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस बाय सब मैक्सिमम स्टिमुली, ठीक है। हार्ट रेट को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जितने भी एड्रेनर्जिक ड्रग है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, इसीलिए एक्शन पोटेंशियल को ये क्या करते हैं, इंक्रीज करेंगे। आगे बढ़े, एसिटाइलकोलिन इज एसिटाइलकोलिन क्या है, सबसे इजी क्वेश्चन, ये तो और सबसे इजी क्वेश्चन रहा है ना, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन में ही आपको मैंने दिखला दिया था कि ये क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग होते हैं। क्वेश्चन खत्म होते ही, ये स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, ऐसा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको एक बार रिकॉल जल्दी जल्दी कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन हार्ट रेट ऑफ फ्रॉग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये भी मेनली एएनए से पूछ लिया गया है, बार बार आप देख पा रहे हैं क्योंकि एएनए से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एसिटाइलकोलिन की बात करेंगे और हार्ट में, तो मैंने आपको क्या बतलाया, यहाँ पर बस आपको कंफ्यूज करने के लिए कह दिया गया है कि फ्रॉग में क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। वैसे तो ये
एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, आपके जो हार्ट रेट को क्या करता है यहाँ पर डिक्रीज हमेशा करता है। ओके, चाहे वो फ्रॉग हो, वह उसी प्रकार से आप जानेंगे। आपको यहाँ पे फ्रॉग लिखकर कंफ्यूज किया गया है, जैसे कि आपके में क्या करता है एसिटाइलकोलिन, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट देता है। इट मीन्स वो हार्ट रेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। तो वो भी क्या करेगा, डॉग में भी वही चीज़ें होंगी, क्या होता है, हार्ट रेट इनका कम होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, इसमें भी ये रिस्पॉन्स वैसे ही करेंगे। आगे चलते हैं, M3 रिसेप्टार आर प्रेजेंट एट विच लोकेशन। M3 जो रिसेप्टार है वो कौन से लोकेशन में होता है, मीन्स मस्कैनिक रिसेप्टार। 3 रिसेप्टार होते हैं, M1, M2, M3। तो M की बात करेंगे तो मेनली क्या होते हैं, M1 की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं आपके मेनली स्टमक में। M2 कहाँ होता है, M2 हार्ट में होगा। और M3 की बात करेंगे तो स्मूथ मसल्स में ये होती हैं। तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल स्मूथ मसल एक्सोक्राइन ग्रेन्स में ये होते हैं M3। ओके, चलिए तीनों चीज़ें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसेनॉइड्स। ठीक है, इकोसेनॉइड्स किसे कहते हैं, जहाँ पर 20 कार्बन हो। ठीक है, 20 मीन्स होता है इको, तो इकोसेनॉइड्स का वर्ड आया है 20 से, तो मीन्स 20 कार्बन जहाँ होते हैं उसको हम इकोसेनॉइड्स कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स। तो इन तीनों को ही हम क्या कहते हैं, इकोसाइनाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तीनों ही क्या कहलाएंगे, इकोसाइनाइड्स कहलाते हैं। आप देख पाएंगे इनके जितने भी आप, क्योंकि इनमें क्या है 20 कार्बन होते हैं, जैसे कि 18 to 20 और 22 तक कार्बन जो इनका चैनल होता है, स्केलेटन इसका होता है, इसीलिए इनको इकोसाइनाइड्स कहा जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Which of the following NSAIDs is a selective COX-2 inhibitor? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको मैंने कई बार ये क्लासिफिकेशन याद कराया होगा। जब कभी भी साइक्लोऑक्सीजनेस 2 इनहिबिटर मीन्स COX-2 इनहिबिटर की बात हो तो आपको सफिक्स याद रखना है कॉक्सिब। ठीक है, सेलिकॉक्सिब वगैरह जितने भी आएंगे वो क्या हो जाएंगे, COX-2 इनहिबिटर होते हैं, जो कि क्या है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेलिकॉक्सिब हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते जाते हैं, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव 5ST1B1D रिसेप्टार एंटागोनिस्ट। ठीक है, 5ST1B1D जो रिसेप्टार है उनका एंटागोनिस्ट कौन है, इनमें से देखिए, बसपायरॉन दिया गया है, ऑन्डेंसेट्रॉन, सुमाट्रिप्टेन, एनएसिसाप्राइड दिया गया है। तो मैंने आपको ऑन्डेंसेट्रॉन के बारे में क्या बताया था, ये 5ST3 रिसेप्टार एंटागोनिस्ट होते हैं। ठीक है, अब याद रखिए 5ST1B1D रिसेप्टार को एंटागोनाइज कौन करता है, सुमाट्रिप्टेन, जो कि किस में यूज़ होता है, ये होते हैं माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूजफुल होते हैं। ओके, तो ये क्या है, एगोनिस्ट। ठीक है, याद रखिएगा जो 5ST1B और D का एगोनिस्ट है। ठीक है, एगोनिस्ट की बात हो रही है, ये है सुमाट्रिप्टेन। और जो ऑन्डेंसेट्रॉन था वो क्या करता था, 5ST3 एंटागोनिस्ट था। ओके, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, एगोनिस्ट होते हैं जो सुमाट्रिप्टेन होंगे। ठीक है, जिसका माइग्रेन में हम यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक की कंडीशन किसे कहते हैं, जब कभी भी क्या होगा, जो आपका हार्ट है पंप करना बंद कर दे, ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हार्ट रेट कहेंगे। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन एक ऐसी कंडीशन है जब क्या होता है, जो आपका ये जो आपका हार्ट है वो पंप करने से क्या हो जाता है, पंप नहीं कर पाता, सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और ये पंप सही से नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आती है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ही हम हार्ट अटैक कहते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस किसे कहेंगे, जब कभी भी हार्ट में बहुत पेन, ये पेन वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, जब कभी भी जो प्रेशर है, ब्लड में जो प्रेशर देता है, ब्लड का जो प्रेशर है, ठीक है, ये जो आपके आर्टरीज है, ये आपके क्या है, आर्टरीज है, उसमें ब्लड क्या है, फ्लो हो रहा है। अब ये जितना ज़्यादा इस वेन्स में, आर्टरी में जितना ज़्यादा क्या करेंगे, प्रेशर प्रोड्यूस करेंगे, उसे ही हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, ये ऐसा कंडीशन है जब कभी भी क्या हो, आपका जो हार्ट का मसल्स है वो इनफ ब्लड को क्या नहीं कर पाएगा, यदि वो जब सफिशिएंट ब्लड उनमें नहीं पहुंचेगा तो वो क्या बीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाएगी, हार्ट अटैक जैसी कंडीशन आएगी। एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में मैंने आपको बता दिया, हाइपरटेंशन क्या है वो भी बता दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, HCP या HCP से। ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल इज परसीव्ड बाय। ठीक है, परसीव्ड मीन्स रिसीव किया जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा परसीव किया जाएगा, सेंस ऑफ स्मेल, जो आप खुशबू लेते हैं, ये जो स्मेल है उनको कौन से ऑर्गन है जो यहाँ पे यूज होंगे, पिट्यूटरी दिया है, हाइपोथैलेमस,
ऑल्फैक्टरी लोब एंड सेरिब्रम दिया गया है। तो क्या करते हैं, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो ऑल्फैक्टरी लोब के द्वारा क्या किया जाता है, सेंस किया जाता है। उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, आपके सेरिब्रम में जाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको स्मेल की जो वो है वो फील होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्लीस्ट फार्मासिस्ट वर नोन एज, फार्मासिस्ट को पहले क्या कहा जाता था, मेडिसिन पॉइंट, फार्मेसी, ड्रग स्टोर, एपोथेकारी सोप, ठीक है। तो फार्मेसीज, ठीक है, फार्मेसी जो है जैसे कि फार्मा स्टोर जो है, मेडिकल शॉप कह लीजिए, उनको पहले क्या कहा जाता था ये पूछा है। तो इनको पहले बोलते थे है एपोथेकारी शॉप कहा जाता, शॉप, ठीक है, एपोथेकारी शॉप कहा जाता था। जहाँ पर क्या होता था, ये जो मोस्टली ये कौन सा वर्ड है, अराचिक वर्ड ये है, जहाँ पर क्या होता था, फॉर्मुलेशन डिस्पेंसिंग किया जाता था ये सारे ड्रग्स को, उनको कहा जाता था एपोथेकारी शॉप कहते थे, ठीक है। आगे चले। This was established as the minimum qualification necessary for an individual to register and practice as a pharmacist। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कोई भी आसानी से 12th पास भी बता देगा कि डी फार्मा मिनिमम क्वालिफिकेशन है फार्मासिस्ट कहलाने के लिए। ओके, क्वेश्चन ये स्टार्ट होते ही ख़त्म होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल भी सोचने वाला है नहीं। आगे चलते जाते हैं। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ अ कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल का अप्रॉक्सीमेट ड्यूरेशन कितना होता है। ओके, आप जानते हैं 1 मिनट में जो आपका कार्डियक है वो कितनी बार बीट करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 होता है, ठीक है। इट मीन्स यदि हम बात करें जो आपका 1 सर्कल में कितना टाइम लगने वाला है, तो 0.8 लगता है, ठीक है। तो 0.8 सेकेंड लगता है 1 कार्डियक साइकिल में, ठीक है। 72 अप्रॉक्स क्या होता है पर मिनट हो गया आपका, ओके, जिसके अकॉर्डिंग यदि हम कैलकुलेट करें तो 0.8 सेकेंड होता है फर्स्ट साइकिल को, मतलब कि एक साइकिल के लिए। ओके, आगे बढ़ते जाते हैं। कोग्नोसी से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द एरोमेटिक वाटर यूज एज कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट इन ग्रीप वाटर इज, ओके, कार्मिनेटिव ऐसा कौन सा एजेंट है जिसको हम लोग ग्रीप वाटर की तरह यूज में लाते हैं। दिया गया है क्लोरोफॉर्म, कैम्फर, एनिस एंड डिल। तो जो डिल होता है उनको यूज़ किया जाता है किसके लिए, ग्रिप वाटर की तरह इनको हम यूज़ में लाते हैं। इस प्रकार से जस्ट फेनल के लाइक ये दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कार्मिनेटिव एजेंट ये होते हैं। क्या करेंगे, कार्मिनेटिव मीन्स क्या होता है, सामक, ठीक है, जो क्या करेगा, ये मेनली थोड़ा सा जो एंजाइटी हो रही है और जो जलन हो रही है, ठीक है, जैसे कि जीआईटी में थोड़ा सा जलन होता है ना, इरिटेशन हो रहा है, तो इन सभी चीज़ को क्या करता है, ये सामक होते हैं कार्मिनेटिव, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गैस भी बन रही है तो उन सारी चीज़ों से क्या होती है, रिलीफ प्रोवाइड होती है। ग्रेप वाटर की तरह हम इसको यूज़ करते हैं बेबीज़ में। नेक्स्ट चलेंगे, अराबिन इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, अराबिन कहाँ से आपको ऑब्टेन होगा, अकेशिया से, ठीक है। तो ये सारे क्या जो आपके अराबिन हैं वो किनके मिक्सचर हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम साल्ट ऑफ अराबिक एसिड ये होते हैं, ठीक है। ये क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, और ये कहाँ से ऑब्टेन होगा, अकेशिया गम, वही बताया मैंने, अकेशिया गम से ऑब्टेन होते हैं। इनका क्या है, केमिकल कॉन्स्टेंट, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है, इनके क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। साथ ही साथ इसमें एल अराबिनोज, एल रेमिनोज, ये सारे ग्लाइकोसाइड मतलब कि जो ग्लूकोज के हैं वो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इसमें होते हैं, ठीक है। अकेशिया गम क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। द यूफोरिक प्रिंसिपल ऑफ कैनाबिस प्लांट इज, ठीक है, यूफोरिक प्रिंसिपल, यूफोरिया मीन्स क्या होता है, बहुत ही अच्छा फील करना, हैप्पीनेस फील करना। तो ये जो कैनाबिस जब हम लेते हैं, ठीक है, जिसको हसीस कहा जाता है, तो इनको लेने से बहुत ही अच्छा फील होता है, ठीक है। एक प्रकार के हेलुसिनेशन इफेक्ट ये रखता है। तो वो क्यों रखता है, कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट के कारण, क्योंकि इसमें होता है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इसके यूफोरिक इफेक्ट के लिए, जिसे हम THC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो आपका हेम्प है, हेम्प इस प्रकार से आप देखते हैं इनके ट्राइकोम में मेनली ये जो ड्रग है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन यूकेलिप्टस ऑयल सिनियोल कंटेंट्स शुड बी नॉट लेस देन, ठीक है। यूकेलिप्टस जो सिनियोल, यूकेलिप्टस में क्या प्रेजेंट होता है, सिनियोल प्रेजेंट होता है। तो ये सिनियोल कितना मतलब कि नॉट लेस देन, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए, किससे कम, 80% से कम नहीं होना चाहिए यूकेलिप्टस में सिनियोल का कंटेंट, ठीक है। आपने देखा होगा इसको मेनली हम लोग मॉस्किटो रिपेलेंट की तरह यूज़ करते हैं यूकेलिप्टस के प्लांट को, ठीक है। आगे चलें। इसबगोल कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड ऑफ, इसबगोल को
इसका बायोलॉजिकल सोर्स पूछा गया। मैंने आपको बताया है इसबगोल वो क्या कहते हैं, और आपको याद हो तो ज़रूर से कमेंट करिएगा। प्लांटागो ओवाटा दिया गया है, ठीक है। तो आंसर ये आपका स्टार्ट होते ही खत्म हो जाता है क्वेश्चन, प्लांटागो ओवाटा ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कई बार मैंने आपको ये चीज़ें बतलाई हैं। इसबगोल या इसबगुल जिसको कहा जाता है, प्लांटागो ओवाटा इनका क्या होता है, बायोलॉजिकल सोर्स है, प्लांटाजेनेसी इनकी फैमिली होती है। ओके, बेल को क्या कहते हैं, ईगल मार्मालोस कहा जाता है। ओके, बेल से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। आगार को क्या कहते हैं हम लोग, जेलिडियम अमनासी कहते हैं। ओके, बायोकेमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एचुलोरिक एसिड, एचुलेरिक इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, एचुल्यूरिक इज अ टाइप ऑफ, ठीक है। आगे देखिएगा, टॉक्सिक जॉन्डिस दिया गया, हिमोलाइटिक जॉन्डिस दिया गया है, एमोइबिक डाइसेंट्री एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दिया गया है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, एचुलोरिक किसे कहते हैं हम, एक प्रकार का जॉन्डिस है जिसको क्या कहेंगे हम, हिमोलाइटिक जॉन्डिस में ये आते हैं, ठीक है। जिसका जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर पूरे जॉन्डिस में क्या होता है, मेनली बिलोरुबिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बिलोरुबिन का लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है और ये क्या कहलाते हैं, हिमोलाइटिक जॉन्डिस के ये एग्जाम्पल है। ओके, एचुलोरिक जॉन्डिस विदाउट बिलीरुबिनेमिया, ठीक है, एसोसिएटेड विद एलिवेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, दैट इज नॉट एक्सक्रेटेड बाय द किडनी, जो कि किडनी से एक्सक्रेट नहीं हो पाता, जिसके कारण ये क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं और हिमोलाइटिक जॉन्डिस ये होंगी। आगे बढ़ते हैं, व्हेन एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ GFR इज रिक्वायर्ड विच क्लियरेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो होता है आपका इन्यूलिन और एक होता है आपका क्रिएटिनिन, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम एक्यूरेट की बात करें तो एक्यूरेटली हमें यदि मेज़र करना है GFR, ठीक है, तब हमें क्या करना होगा, इन्यूलिन को तो यूज़ किया ही जाता है और क्रिएटिनिन को भी यूज़ हम करते हैं। पर जो इन्यूलिन जब हम लोग यूज़ करते हैं तब क्या होता है, ये थोड़ा सा टीडियस मेथड हो जाता है। पर क्रिएटिनिन एग्जैक्टली क्योंकि ये क्या होता है, मतलब कि हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है क्रिएटिनिन, इसीलिए मेनली क्या होता है, एंडोजीनियस मैटर होते हैं, इसीलिए GFR के लिए क्रिएटिनिन सबसे अच्छा मेजरमेंट के लिए प्रीफर किया जाता है एज कम्पेयर इन्यूलिन। ओके, और ये क्वेश्चन मेनली पूछ ही लिया जाता है यदि क्रिएटिनिन और इंसुलिन की बात करें। यदि आपको ऑप्शन में सिर्फ इंसुलिन मिले तो इंसुलिन को टिक करिएगा, और यदि क्रिएटिनिन मिले तो क्रिएटिनिन को, पर दोनों ऑप्शन दिया जाए और मोस्ट प्रीफर बोला जाए तो क्रिएटिनिन की ओर आपको जाना है। ओके, तो यहाँ पर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, बायोकेमिस्ट्री एंड HECP के। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू UTC। मैराथन फार्मासिस्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4877 सी, ऑर्सेनिक टेस्ट है ना, लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन नहीं है। विच मेथड इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर द ऑर्सेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर्स पूछा जाता है बार बार, कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर। तो ऑप्शन यहाँ है गैजेट मेथड्स, ओल्स्टवाल्ड मेथड, आर्नियस मेथड, कॉल फिशर मेथड, राइट। ये डिफरेंट मेथड्स है, ये सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ पर जो आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट किया जाता है वो आपका फर्स्ट हाउस में जो गैजेट मेथड है, इस मेथड से इस ऑपरेटर्स के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट है। उस वर्ल्ड से तो हम लोग क्या करते हैं, विस्कोसिटी निकालते थे। आर्नियस जो है थ्योरी है, एसिड बेस का जो थ्योरी है, कौन सा कंपाउंड एसिड है, आर्नियस थ्योरी जो हम लोग पढ़े थे, ब्रॉस्टन लोरी है ना, लुइस बेस थ्योरी। तो आर्नियस जो है इन्होंने क्या दिया था, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट दिया था। एंड कॉल फिशर मेथड जो होता है ये मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए होता है, किसी भी पर्टिकुलर सबस्टेंस में मॉइस्चर कैसे है तो वो फाइंड आउट करते हैं कॉल फिशर मेथड से। तो यहाँ पर आर्सेनिक की बात हो रही है तो करेक्ट आंसर होगा गैजेट मेथड जो है इसको यूज किया जाता है फॉर द फाइंड आउट द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। So you can see here the operators of the gadget test operators, here cliff and lead acetate cotton wool है, यहाँ कॉर्क लगा रहता है। ये आपका जो सोल्यूशन है ड्रग रहेगा, इसमें जो भी कंपाउंड में आपको आर्सेनिक का टेस्ट करना है वो सैंपल रहेगा, प्लस जो है HCl और जिंक, साथ में स्टील क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड है ना, ये जो है यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो आर्सेनिक गैस निकलती है, एलिमिनेट होती है ना, ये येलो स्टेन देती है किसके साथ, मर्क्यूरी क्लोराइड है ना। यहाँ पे पेपर यूज किया जाता है, मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर यूज किया जाता है, ये आपका क्लोराइड पेपर्स है ना। और ये किसके प्रेजेंस में रहेगा, पोटेशियम आयोडाइड के प्रेजेंस में ये आपको स्टेन
देता है, राइट। तो जो स्टेन की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब कितना डार्क कलर आ रहा है, वो डिपेंड करता है किस पर, कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ द आर्सेनिक, कितना आर्सेनिक प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। साथ में जो है ये आपको हमें कोई स्टैंडर्ड जो भी आपका नोन अमाउंट आर्सेनिक ऑलरेडी आपने दिया है उससे स्टेन से कंपेयर किया जाता है और फाइंड आउट किया जाता है कि आर्सेनिक कितना इसमें प्रेजेंट है। जो स्टैंडर्ड है उससे ज़्यादा इंटेंस आ रहा है स्टेन तो इसका मतलब ज़्यादा है, कम है तो कम जो है स्टेन आएगा, उससे फाइंड आउट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लिमिट कितनी होनी चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए आर्सेनिक की, तो यहाँ पर नॉट मोर देन 2 ppm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए किसी सब्सटेंस में, अदरवाइज वो हार्मफुल होगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो आपको पता है आर्सेनिक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, तो ये फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करने के लिए ये यूज किया जाता है और इसको हम बोलते हैं गैजेट टेस्ट ऑपरेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स है। लिमिट टेस्ट का एक क्वेश्चन बार बार आया हुआ है किसी फॉर्म में, डायरेक्टली आएगा या तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। विच ऑफ द, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4878 है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव सेल्फ इंडिकेटर। यस, ये इंडिकेटर से क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर, सेल्फ इंडिकेटर। तो यहाँ पर सेल्फ इंडिकेटर की बात हो रही है, क्या होगा, डाइफिनाइल एमीन्स, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, फिनोबार्बिटोन ये तो ड्रग है, मेथाइल ऑरेंज ये एसिड बेस का इंडिकेटर है। तो सेल्फ इंडिकेटर जो पोटेशियम परमैंगनेट जिसको रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4, ये सेल्फ इंडिकेटर में भी रखा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर फॉर द सेल्फ इंडिकेटर। सो यहाँ पर जो है जब भी टाइट्रेशन करते हैं हम लोग है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आयोडीन वगैरह यूज करते हैं, KMnO4 यूज किया जाता है, तो सेल्फ इंडिकेटर में जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपका सेल्फ प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, सेम रिएक्शन होता है, उसी से आपको फाइंड आउट कर लेते हैं कि इन पॉइंट आ गया नहीं। तो सेल्फ रिएक्शन जो सेल्फ इंडिकेटर होता है वो क्या है, KMnO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4879 थायोफीन। थायोफीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, पूछा जा रहा है कौन सा इसमें थायोफीन का करेक्ट स्टेटमेंट है, 5 मेंबर है या 6 मेंबर है। थायोफीन में कौन सा हेट्रो एटम्स लगा रहता है, सल्फर लगा रहता है, नाइट्रोजन लगा रहता है, ऑक्सीजन लगा रहता है। तो थायो वर्ड सल्फर के लिए यूज करते हैं, तो हेट्रो एटम सल्फर रहेगा, नो डाउट सल्फर रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सल्फर किस में दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है और इसमें दिखा रहा है, तो ये तो ऐसे दोनों गलत हो गए, 50% क्वेश्चन करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है क्या वो 6 मेंबर्ड है या 5 मेंबर्ड है, तो थायोफीन जो होता है ये 5 मेंबर्ड होता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको थायो मतलब सल्फर है ना, एजा नाइट्रोजन रहता है, ऑक्साइड तो ऑक्सीजन लगा है, तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर लो कि ड्रग का नेम क्या है। अगर पायरॉल है तो ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, अगर फ्यूरॉन है तो ऑक्सीजन रहता है ना, और यहाँ पर थायोफीन है तो सल्फर नो डेरिवेटिव होगा विद द 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थायोफीन का स्ट्रक्चर ये है थायोफीन है ना, यहाँ पर 5 मेंबर्ड होता है, सल्फर जो प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे, तो दिस इज द हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद द 5 मेंबर्ड विद द सल्फर हेट्रो एटम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज ए सोलर प्रोटेक्टिव। सोलर प्रोटेक्टिव का मतलब क्या है, जैसे आप धूप में निकल रहे हैं और यूवी लाइट जो अल्ट्रावायलेट लाइट आती है, हाईली जो है आपको इरिटेटिंग लाइट होती है ना, हाईली एनर्जी कंटेनिंग लाइट्स होती है यूवी लाइट, उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे रिएजेंट जो है आपको लगाना पड़ता है, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि वो प्रोटेक्ट करे और यूवी लाइट जो आपका सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इरिटेट कर रहा था, वो रिड्यूज हो जाए। तो उसमें पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा केमिकल होता है, सबस्टेंस होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिए और उस केमिकल को देखिए कौन सा कंपाउंड है जो प्रोटेक्ट करेगा। क्या है, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन का पॉलीमर होता है, क्या जिंक स्टीरेट होता है, कैलामाइन होता है। तो कैलामाइन में आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशन आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल यूज रहता है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी लाइट को, जिससे क्या होगा आपको जो सेंसेशन हो रहा था, इरिटेशन होता है,
वो रिड्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, दैट इज द टाइटेनियम और डाइऑक्साइड, राइट। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसको TiO2 से डिनोट करते हैं, ये आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड है केमिकली बात करें तो। और ये आपको हम लोग क्या कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, ओपेसिटी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये जो है स्क्रीन करता है अल्ट्रावायलेट रेज को। सो सनस्क्रीन जो होता है ना, सनस्क्रीन जो बनता है, और ये जो प्रोडक्ट है ये सनबर्न से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये वहाँ पर उसको जो भी आपका सन आ रहा है, जो यूवी लाइट आ रही थी, उसको ये प्रोटेक्ट कर देता है। तो कितना 15 to 25% ये भी पूछता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, तो 15 to 25% ऑइंटमेंट या लोशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। कौन? टाइटेनियम ऑक्साइड, राइट। तो अगर फॉर्मुलेशन की बात किया जाए कितने परसेंट यूज होता है, तो ये रेंज आपको डिनोट कर रहा है यहाँ पर 15 to 25%। और किस डोजेज फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जनरली तो लोशन के फॉर्म में भी यूज होता है, पेस्ट भी यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको और क्या कहते हैं हम लोग, और कहाँ यूज होता है, वाइट पिगमेंट इन कॉस्मेटिक, दैट इज द कलरिंग एजेंट एंड पेंट्स में भी यूज करते हैं। जैसे दीवार पर आपने पेंट कर दिया तो जो भी हीट आ रही है उसको क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा, जिससे रूम आपको हॉट हीट नहीं होगा, है ना, गर्म नहीं होगा। तो वहाँ पर भी पेंट में भी इसको यूज किया जा सकता है, राइट। तो दिस वन द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच प्रोटेक्ट द सनबर्न, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4881। ये केमिकल नेम दिया गया है, क्या दिया है, 1320। 20 का मतलब क्या होगा, दो कंपाउंड ऐसे होंगे जो सेम होंगे, इसलिए 20 लगा हुआ। क्या है वो कंपाउंड, 2 क्लोरोइथाइल 1 नाइट्रोसोयूरिया, IUPAC नेम ऑफ विच ड्रग, नाइट्रोसोयूरिया। नाइट्रोसो क्लासिफिकेशन यहाँ पर याद करना पड़ेगा, एंटी कैंसर की ड्रग है ये, ठीक है। नाइट्रोसोयूरिया डेरिवेटिव एंटी कैंसर। साइक्लोफॉस्फामाइड होगा क्या, नहीं। कार्मोस्टीन, डायकार्बाजीन, मेथोट्रेक्जेट। तो नाइट्रोसोयूरिया जो कैटेगरी रखी गई है कार्मोस्टीन की रखी गई है। साइक्लोफॉस्फामाइड एल्काइलाइटिंग एजेंट है, एल्काइलेशन करता है ना। और डायकार्बाजीन ये आपका इमिडाजोल, इमिडाजोलिन डेरिवेटिव हो जाएगा, इमिडाजोल डेरिवेटिव। मेथोट्रेक्जेट, यस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है कार्मोस्टीन है। मेथोट्रेक्जेट आपका एंटी मेटाबोलाइट्स टेरिडीन रिंग की मॉइटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। अगर ये पूछा जाए तो इसकी स्केलेटन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन IPSC नेम किसका है, ये कार्मोस्टीन का है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीधे स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड, है ना, साइक्लोफॉस्फामाइड के स्ट्रक्चर ये है कार्मोस्टीन। कार्मोस्टीन क्या है, नाइट्रोसोयूरिया। यूरिया क्यों बोला, यहाँ पे NHCON, NH2CO H2 यूरिया का फार्मूला होता है, इस नाइट्रोजन से नाइट्रोसो लगा हुआ है, इसलिए नाइट्रोसोयूरिया डेरिवेटिव, ये पूरा मॉलिक्यूल नाइट्रोसोयूरिया है, इसलिए नाइट्रोसोयूरिया कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, CH2 इथाइल क्लोराइड, दोनों तरफ सेम लगा है, इसलिए यहाँ पर 1320 किया। 1320 जो है आपका ये अटैच है यहाँ पर क्लोरोइथाइल एंड 1 नाइट्रोसोयूरिया, कार्मोस्टीन। नेक्स्ट अगर बात करें डाकार्बाजीन, डा मतलब इमीडा, ये है इमीडाजोल, ये इमीडाजोल है, इसको बोलते हैं इमीडाजोल, ठीक है। इसलिए ये डा जो है इसी से कोलेट किया जाता है। अगर याद करना है आपको डाकार्बाजीन का स्ट्रक्चर, तो डा से इमीडाजोल को याद रखिएगा। कार्बाजीन मतलब ये कार्बोक्सामाइड है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सामाइड। ये हाइड्राजीन की मॉइटी है, हाइड्राजीन की मॉइटी है, इसलिए यहाँ पर इमिडाजोल, कार्बोक्सामाइड, हाइड्राजीन, तीनों इस ड्रग में नाम साफ साफ पता चल रहा है कि कौन कौन से ग्रुप, कौन कौन सी रिंग इसमें अटैच होगी। तो दिस वन द डाइमेथाइल ट्राइएजिनिल इमिडाजोल कार्बोक्सामाइड, और ये यानी डाइमेथाइल टर्सरी नाइट्रोजन के साथ है, ये टर्सरी नाइट्रोजन यहाँ पर है, अमाइड लगा हुआ है। तो ये आपका है साइक्लोफॉस्फामाइड, मैंने बताया एल्कलाइटिंग एजेंट, साइक्लिक के फॉर्म में फास्फेट का अमाइड है, फास्फेट का अमाइड लगा हुआ है, इसलिए फास्फामाइड कहा जाता है। और ये आपको डाई इथाइल एन डाई इथाइलिल क्लोराइड है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आपको एल्काइलेशन काज करेगा, ओनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, वो बाइंड होता है जाकर के एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस की तरह, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। यहाँ पर क्या है, मेथोट्रेक्जेट। मेथोट्रेक्जेट में ये स्पेसिफिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, जिसको मैं बात किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिंग होती है, इसको बोलते हैं टेरिडीन।
टेरिडीन जो है ये कुछ स्पेसिफिक ड्रग में ही मिलता है, मेथोट्रेक्सेट जैसे है, ट्राइमेट्रिन है, पोटेशियम स्पेरिंग डायोट्रिक, वहाँ पे देखने को मिलेगा ये स्केल्टन। तो यहाँ पर जो है टेरिडीन जिसको हम लोग बोलते हैं मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं पेंटेन डाइओइक एसिड, है ना। तो ये इसके स्केल्टन को राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए ओके, थैंक यू। तो ये आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कैसे सॉल्व करना है इसको ये हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। जी हाँ, यहाँ पर हमें मॉडल पेपर डिस्कस करना है। आप सभी ने मॉडल पेपर यहाँ पर देखते आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलिए। जैसा यहाँ मॉडल पेपर डिज़ाइन किया गया है इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी क्रम में आज स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर 9 से। यहाँ पर हमें 29 MCQs देखना है फार्मास्यूटिक्स के, DSBM फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड जनरल अवेयरनेस। ऐसे करते हुए हम यहाँ पर कंप्लीट आपके 29 MCQs लेने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले फार्मास्यूटिक्स से। तो पहला क्वेश्चन क्या रहा है, क्लास 1 लाख एरिया कैन बी यूज्ड फॉर विच पर्पस। चलिए कहाँ से आ रहा है, ये एसेप्टिक एरिया से आ रहा है। ठीक है, एसेप्टिक एरिया वाले चैप्टर से अगर क्लास 1 लाख एरिया है तो इसका यूज़ किस पर्पस के लिए करेंगे, पैकिंग एंड स्टोरेज एरिया, मैन्युफैक्चरिंग, स्टेराइल एंड एसेप्टिक एरिया एंड ऑल ऑफ द अबव, यानी इन सभी में किया जा सकता है। तो सिंपली आपको ये समझना है क्लास 1000 एरिया का मतलब क्या समझते, 1 लाख एरिया का मतलब क्या समझते हैं कि अगर कोई रूम है जिसे हमने 1 लाख एरिया बोल रहे हैं, इट मीन्स इस रूम में पर क्यूबिक फीट में अगर पार्टिकल्स का क्वांटिटी देखें तो 1 लाख से कम ही होगा। ठीक है, क्या हो रहा है, पर क्यूबिक फुट की अगर मैं बात करूं तो इस एरिया में पार्टिकल्स का क्वांटिटी 1 लाख से कम होगा। इस कंडीशन में इसे क्लास 1 लाख एरिया बोलेंगे। वहीं अगर बात करते हैं 10,000, क्लास 10,000 मतलब क्या होता है, ऐसे एरिया जहां पर, ऐसा रूम जहां पर हमारे पर क्यूबिक फुट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल्स का क्वांटिटी 10,000 होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, अब पार्टिकल्स का क्वांटिटी कम हो गया, एक साइड हो गए आपके 1 लाख। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं 10,000। ठीक है, 10,000 10K, और इसके बाद बात करते हैं 100 क्लास एरिया। अब देखिए यहाँ पर 1 लाख, इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आपके क्यूबिक फुट में 1 लाख पार्टिकल्स, यहाँ आपके 10,000 पार्टिकल्स और यहाँ आपके 100 पार्टिकल्स, ओनली 100 पार्टिकल्स। अब देखिएगा इनमें से कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर पार्टिकल्स का क्वांटिटी सबसे कम है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर 100। इस एरिया में सबसे कम पार्टिकल्स हैं, इसलिए इन एरियाज का यूज़ किया जाता है मेनली फॉर द स्टेराइल प्रिपरेशन। जब हम किसी भी स्टेराइल प्रिपरेशन को बनाने जा रहे हैं, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें बाहर से आने वाले पार्टिकल्स इफेक्ट कर सकते हैं जिन्हें, तो इन्हें बनाने के लिए हमें क्लास 100 एरिया का ज़रूरत पड़ता है। मेनली फॉर द फिलिंग, मेनली फॉर द प्रोडक्शन एरिया क्लास 100 का यूज़ करते हैं। और वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर हम धीरे धीरे अब हमारे पार्टिकल्स का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा। और यहाँ अगर बात करते हैं 1 लाख एरिया, तो यहाँ पर अब हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, एक बार ये इसका लेवल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे सिंपल पैकिंग एंड स्टोरेज करना है। तो पैकिंग एंड स्टोरेज के लिए हम ऐसे रूम्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर पार्टिकल का क्वांटिटी ज़्यादा भी रह सकता है, 1 लाख एरिया भी रह सकता है। आंसर आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। चलिए आगे देखते हैं एरोसॉल से क्वेश्चन। द गैस फिलिंग इन्वॉल्व्स चिलिंग ऑफ ऑल कंपोनेंट एट। ठीक है, आपने एरोसॉल का प्रिपरेशन देखा होगा, एरोसॉल का फिलिंग देखा होगा। तो इसमें इसे हम गैस फिलिंग या कोल्ड फिलिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है। जो भी हमारे कंपोनेंट रहेंगे, जो हमारे एरोसॉल के मेडिकामेंट्स रहते हैं, इसे हम माइनस टेम्परेचर पर ही फील करते हैं, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। इस कारण से हम इसे कम टेम्परेचर पर फील करना रहता है। तो टेम्परेचर बताइएगा, -30 to -40 फ़ारेनहाइट, -30 to -40 केल्विन, -30 to -40 डिग्री सेल्सियस एंड -50 to -80 केल्विन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका
-30 टू -40 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट में हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे इस कंडीशन में, इस टेम्परेचर पर, इस कोल्ड टेम्परेचर पर हम इसे हमारे एरोसोल के कंटेनर में फिल करते हैं, गैस फिलिंग इस मेथड के अंतर्गत। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट इन मल्टीपल इमल्सन। मल्टीपल इमल्सन में आपको यहाँ बताना है ड्रॉपलेट्स के डायमीटर्स क्या हो रहते हैं। आइडियल आपको बताना है 0.5 to 4 म्यूएम माइक्रोमीटर, 5 to 2 माइक्रोमीटर, 0.5 to 3 एंड 0.5 to 5। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि सर मल्टीपल इमल्सन होता क्या है। तो मल्टीपल इमल्सन सिंपल आपने देखा है ऑयल इन वाटर इमल्सन या दूसरा वाटर इन ऑयल इमल्सन, ठीक है, जिसमें हमने ऑयल को वाटर में मिक्स किया, हमने वाटर को ऑयल में मिक्स किया। लेकिन यहाँ मल्टीपल इमल्सन मतलब क्या हो रहा है, ऑयल इन वाटर इन ऑयल, ठीक है, और दूसरा वाटर इन ऑयल इन वाटर। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, पहला इमल्सन जब बात करते हैं यहाँ हमारे ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं, ऑयल हैं जिसके चारों ओर वाटर का कवरिंग हुआ है, और इस कॉम्बिनेशन को अब हमने डिस्पर्स किया किसमें, हमारे ऑयली फेज में, ठीक है। सेम यहाँ पर अपोजिट हमारा वाटर ड्रॉपलेट है, इसके चारों ओर ऑयल का कोटिंग किया गया, और अब इस फॉर्मुलेशन को हमने कहाँ डिस्पेंस किया, कहाँ डिस्पर्स किया, तो वाटरी फेज में या वाटर में हमने डिस्पेंस किया। ये हो जाएगा हमारा मल्टीपल टाइप ऑफ इमल्सन। ड्रॉपलेट साइज रहेगा 0.5 to 3 माइक्रोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज अ हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग सॉल्वेंट। हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग सॉल्वेंट बताइएगा, साइक्लोहेक्सेन, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल एंड नन ऑफ द अबव। तो हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग सॉल्वेंट आपके क्या होते हैं, ऐसे सॉल्वेंट जिसका पोलरिटी एन ऑक्टेनॉल से कम रहे, ये हो जाएंगे आपके हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग। तो इसमें आ जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, टोल्यूइन, नाइट्रोबेंजीन, ये सभी आ जाते हैं आपके हाइपर डिस्क्रिमिनेटिंग सॉल्वेंट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टैबलेट्स एबिलिटी टू रेजिस्ट एब्रेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग इज इंडिकेटेड बाय इट्स विच टेस्ट। ठीक है, अगर हम टैबलेट को किसी एक एरिया से दूसरे एरिया लेकर जा रहे हैं, ट्रैवल करवा रहे हैं, इस समय उसमें किसी तरीके का डैमेज आ रहा है, किसी तरीके का इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसे हम चेक करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड, फ्रेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी एंड हॉजनर्स इंडेक्स। चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, आपका डिसइंटीग्रेशन क्या रहता है, बॉम्बार्डिंग मैकेनिज्म, ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा क्योंकि ये टैबलेट हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद ये फिनोमिनॉन है। फ्राइबिलिटी की बात करते हैं तो आपने लैब में देखा होगा रोचे फ्लेबिलिटर, जिसमें आप क्या करते हैं, एक साथ 10 टैबलेट्स को लेते हैं, 25 RPM पर इसे सेट कर देते हैं और 4 मिनट के लिए इसे आप रोटेट कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है जब टैबलेट वहाँ 6 इंच की ऊंचाई से नीचे गिरता है बॉटम पर, तो इनके एड्ज, इनके जो किनारे हैं, ये आपस में टूटने लग जाते हैं। अगर 10 बोला जाए, यहाँ आपके कितने हो रहे हैं, 25 × 4 100 रोटेशन, अगर 100 रोटेशन के बाद आपने जब चेक किया और आपको पता चलता है इनिशियल वेट और फाइनल वेट के बीच अगर अच्छा खासा डिफरेंस रहता है, तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि नहीं, हमारा टैबलेट सूटेबल नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं बना है। अगर हम इसे कहीं ट्रैवल करवाएंगे तो ट्रैवल करते समय हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन हो सके, फ्रेबिलिटी इसका बहुत ही कम है, तो ये आ जाएगा आपका फ्रेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा। कंप्रेसिबिलिटी, हॉजनर रिएक्शन की, हॉजनर इंडेक्स की बात करूँ तो ये फ्लो प्रॉपर्टी के लिए यूज़ करना रहता है इसे। क्लियर है? चलिए फॉर्मूला याद रखेंगे, आपका इनिशियल वेट अपन फाइनल वेट, इसे माइनस कर दीजिए और इसके बाद इनिशियल वेट से इसे डिवाइड करके यहाँ से आपको रिजल्ट निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। चलिए बताइएगा, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, वाटर और ऑयल, इन दोनों को मिलाकर इमल्सन बनाया जाता है, लेकिन आपको भी पता है कि ये दो ऐसे फेज हैं जो आपस में कभी नहीं मिलते हैं, तो इन्हें ही आपस में मिक्स करके रखने के लिए, आपस में इन्हें ही बाइंड करके रखने के लिए हमें एक हिसाब के बाइंडर का ज़रूरत पड़ता है, जो इन दोनों के बीच लगने वाले इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को या इनके बीच लगने वाले फ्रिक्शन को, इनके बीच लगने वाले
इंटरफेशियल टेंशन को कम करने का काम करता है। इंटरफेशियल टेंशन कम होगा तो वे आपस में अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो सकेंगे, इसे बोला जाएगा इमल्सिफाइंग एजेंट। और ये क्या आ रहा है आपका, एग यॉक की बात करते हैं तो ये एग यॉक हो गया आपका, एनिमल से आ रहा है, ठीक है। पॉलीसॉर्बेट सिंथेटिक टाइप के रहते हैं। लैनोलिन वूल फैट, ये वूल से निकल रहे, भी आपका एनिमल सोर्स हो जाएगा। बट पैक्टिन की बात करें तो पैक्टिन कहाँ से निकलेगा, आपका प्लांट सोर्स, ठीक है। इजी सा है, आपको इसके एग्जाम्पल जरूर से याद रखते हुए चलने हैं, कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, किस तरीके के आपके इमल्सिफाइंग एजेंट हैं, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक आई लोशन, ठीक है। आई लोशन में माइल्ड एंटीसेप्टिक आई लोशन के लिए किसे यूज किया जाता है, बोरिक एसिड, H3BO3, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए क्या रहेगा, एंटीसेप्टिक, ये होगा आपका बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक होता है, एंटी वायरल होता है, सॉरी एंटीबैक्टीरियल होता है, और हम इसे एंटीसेप्टिक तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है या एंटीबायोटिक रिएक्शन अगर हमें इफेक्ट चाहिए तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मिथाइल सेलुलोज एंड ब्रोक्स या बोरिक एसिड, इसका यूज़ करते हुए आई ड्रॉप के हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द एंटीसेप्टिक पर्पस। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, द नेचर ऑफ प्रोपेलेंट इज डिटरमाइंड बाय। प्रोपेलेंट क्या होता है, एरोसॉल का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एरोसॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या आपका, प्रोपेलेंट। इससे हम चेक करते हैं, कार्ल फिशर मेथड, गैस क्रोमेटोग्राफी, हाइड्रोमीटर एंड नन ऑफ द अबव। तो चलिए यहाँ पर एलिमिनेट कीजिएगा, कार्ल फिशर का यूज कहाँ किया जाता है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, याद रखना है। मॉइस्चर कंटेंट के लिए गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करेंगे फॉर द नेचर ऑफ प्रोपेलेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर निकल गया। हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है। हाइड्रोमीटर, पिक्नोमीटर, इनका यूज किया जाता है। चलिए ध्यान रखना है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिस्टलाइन फॉर्म, इनमें से कौन सा एक क्रिस्टलाइन फॉर्म नहीं है, बताइएगा। फ्रीज लिक्विड फॉर्म, हाइड्रेट्स, पॉलीमॉर्फ्स एंड इंक्लूजन कंपाउंड। तो जब भी आप हाइड्रेट्स देखते हैं, पॉलीमॉर्फ्स देखते हैं और इंक्लूजन कंपाउंड, ये एक हिसाब का क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। अगर पॉलीमॉर्फ्स की बात कर लें तो पॉलीमॉर्फ्स क्या होते हैं, ऐसा फिनोमिनॉन जिसमें एक ही सब्सटेंस एक से अधिक स्टेज में रह सकता है। सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है, गैस भी रह सकता है, क्रिस्टलाइन भी रह सकता है, एमॉर्फस भी रह सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका यहाँ पर फ्रीज लिक्विड फॉर्म। चलिए इसे आपको देख लेना एक बार, नॉन क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को देखते हुए चलना है। आगे देखते हैं, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्टी टेस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा फ्लेवर है, कौन सा ऐसा आपका एजेंट है जो सॉल्टी टेस्ट देता है। एनिस, रूट बियर, बेरी एंड एप्रिकॉट। चलिए क्या आ जाएगा आपका, सॉल्टी टेस्ट एप्रिकॉट के द्वारा, ठीक है। यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, देखना है एक साइड आपके टेस्ट सेंसेशन किस तरीके का टेस्ट है और कहाँ से कौन से फ्लेवर से आ रहा है। सॉल्ट की बात करें, एप्रिकॉट से आया। बीटर बात करते हैं तो वाइल्ड चेरी से आ रहा है, एनिस से बीटर टेस्ट आ रहा है। स्वीट की बात करते हैं तो बेरी स्वीट रहेगा, वनीला स्वीट रहेगा। सोर की बात करते हैं, खट्टा टेस्ट लिक्वोराइज दे रहा है, रूट बियर दे रहा है, रस्पबेरी दे रहा है, या जितने भी आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन सी का क्वांटिटी सबसे ज़्यादा रहता है, ये सभी आपके खट्टे टेस्ट को दे रहे हैं, सोर टेस्ट को दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें टेम्पस लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, 1 यूनिट हैंड ओरली या हेड, ठीक है। टेम्पस का मतलब क्या होगा, हेड, ठीक है। एब्रिविएशन से क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए हमने जानकर सारे टेस्ट में आपने देखा होगा, अभी तक नोटिस किया होगा, तो सभी मॉडल पेपर में यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन से, एब्रिविएशन से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और क्वेश्चन निकलता ही है यहाँ से। ध्यान रखना है आपको, खास ध्यान देते हुए चलना है।
आगे देखते हैं, एपरेटस डिटरमाइंस डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, कौन सा एपरेटस का यूज करके हम डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन देख सकते हैं? ग्रेजुएट मेजरिंग सिलेंडर, जी हाँ, पीपेट, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। चलिए क्या आ जाएगा? एपरेटस डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा किया जाता है। पीपेट का बात करते हैं तो हम वाटर या किसी भी लिक्विड को मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर विस्कोसिटी चेक करने के लिए। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी कब यूज़ करेंगे? फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप देखने के लिए हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएसबीएम से क्वेश्चन ले लिया जाए। कंज्यूमर क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज, कंज्यूमर क्रेडिट इसे क्या बोलेंगे? ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, इंस्टॉलमेंट। जी हाँ, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, अगर कंज्यूमर का क्रेडिट हो रहा है इसे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के नाम से भी हम जान सकते हैं। बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है डीएसबीएम में, ध्यान रखना है। द टेस्ट आर डिजाइंड टू मेजर द एप्लीकेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल ऑलरेडी अचीव्ड इन अ पर्टिकुलर ट्रेड और ऑक्यूपेशन, ठीक है, किस तरीके का टेस्ट इसे बोला जाएगा? इंटेलिजेंस, ट्रेड टेस्ट, प्रोफिशिएंसी और पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? ये लेवल ऑफ नॉलेज को बढ़ाने के लिए, स्किल बढ़ाने के लिए और ट्रेड को बढ़ाने के लिए, तो क्या आएगा आपका? ये हो जाएगा ट्रेड टेस्ट, ध्यान रखना है। इस टेस्ट से भी हमने मॉडल पेपर में क्वेश्चन डाला ही है, लगभग आपको 3-4 मॉडल पेपर यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ट्रेड से बन गए आपके, ट्रेनिंग से बन रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से बन रहा है, मार्केटिंग से बन रहा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बन रहा है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जहाँ से डीएसबीएम की अगर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से निकलते ही हैं, तो आपको जरूर से एक ना एक बार गो थ्रू इससे हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, विच टाइप ऑफ सोर्सेस आर यूज्ड इन द रिक्रूटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स ऑलरेडी ऑन ऑर्गेनाइजेशन पेरोल, ठीक है, अगर पहले ही कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसे हम रिक्रूट कर रहे हैं, तब हमें किस सोर्स का ज़रूरत पड़ेगा? इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो देखिए यहाँ पर पहले ही बता दिया गया ऑर्गेनाइजेशन पेरोल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में ही पहले ही काम कर रहे हैं तो आ जाएगा आपका इंटरनल सोर्स, ठीक है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत ही यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अगला देखते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लाइसेंस इन फॉर्म 10 इज इशूड फॉर द इंपोर्ट ऑफ, लाइसेंस अगर हम फॉर्म 10 की बात करते हैं तो इसमें किन ड्रग्स या किन मटेरियल्स के इंपोर्ट के लिए हमें यहाँ पर लाइसेंस मिल रहा है? ड्रग फॉर टेस्ट और एनालिसिस, ऑल न्यू ड्रग्स, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन एंड कॉस्मेटिक्स। तो चलिए यहाँ पर मेनली आपके शेड्यूल सी के ड्रग्स आते हैं, ठीक है, शेड्यूल सी, और शेड्यूल सी में क्या आ जाएगा आपका? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आपके? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। जितने भी बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस हैं, ये इंजेक्टेबल्स हो रहे हैं चाहे वो पेरेंट्रल्स रहें, ये सभी आपके लिए शेड्यूल सी में आएंगे। और शेड्यूल सी मतलब आपके लाइसेंस कहाँ पर, फॉर्म कहाँ पर आपका? तो यहाँ फॉर्म नंबर 10 रहेगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, which among the following is an analytical agency constituted for the efficient administration of DNC Act? चलिए आपको क्या बताना है यहाँ पर? एनालिटिकल एजेंसी बॉडी, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था। चाहे हम DTAB की बात करें तो यहाँ पर DTAB में 3 तरीके की बॉडी, 3 तरीके का यहाँ पर एजेंसी रहता है। पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा एनालिटिकल और तीसरा आ जाएगा आपका कंसल्टिव बॉडी, ठीक है। क्या हो जाएंगे? एग्जीक्यूटिव, एनालिटिकल एंड कंसल्टिव बॉडी, या आपके एडवाइजरी बॉडी के नाम से भी इन्हें जानते हैं। चलिए, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, किसी भी रूल्स को एग्जीक्यूट करना, किसी को लाइसेंस प्रोवाइड करना। एनालिटिकल का काम क्या है? एनालिसिस करना। अगर कहीं पर किसी तरीके का कोई रिपोर्ट आ रहा है, कहीं पर किसी तरीके का कोई ड्रग सैंपल आ रहा है तो इसे एग्जीक्यूट करना। और वहीं अगर यहाँ बात करते हैं आपके कंसल्टिव कमिटी की बात करें, अगर आपके एडवाइजरी बोर्ड की बात करें तो ये एडवाइस देने का काम करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको निकालना है कंसल्टिव बॉडी।
सेंट्रल आपके यहाँ सॉरी एनालिटिकल बॉडी निकालना है, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कंट्रोलिंग अथॉरिटी DTAB एंड ड्रग्स कंजल्टिव कमिटी। अब बताइएगा नाम से कंफर्म, कंजल्टिव में डाल दीजिए DTAB, क्या हो रहा है DTAB ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पर डाल दीजिए एडवाइजरी में। कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या बताया था मैंने, अथॉरिटी किसके पास रहता है, अथॉरिटी इसके पास रहेगा, लाइसेंस देने का काम करेगा। ये आ जाएंगे आपके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, आपके एग्जीक्यूटिव बॉडी। और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी CDL कलकत्ता, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएंगे आपके एनालिटिकल बॉडी। इनका काम क्या है, एनालिसिस करने का, किसी भी तरीके का ड्रग सैंपल आया है तो उसमें ये चेक करेंगे कि कोई मिस्टेक थोड़ी है, किसी तरीके का कुछ कमी थोड़ी है, इसे चेक करने का काम इनका रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ ओपियम मैनिपुलेटेड टू मेक इट सुटेबल फॉर स्मोकिंग एंड रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर ओपियम हैज़ बीन स्मोक्ड मीन्स। चलिए, अगर ओपियम से निकला हुआ कोई डेरिवेटिव है जिसे हम फर्दर इससे मैनिपुलेट कर रहे हैं, फर्दर इसे हम मॉडिफाई करके इसे स्मोकिंग के लायक बना रहे हैं, इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे, पॉपी स्ट्रॉ कॉन्सेंट्रेट प्रिपेयर्ड ओपियम एंड ओपियम रेसिड्यू। तो चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपने क्रूड ड्रग लिया, किसी भी के लिए बात करते हैं, अगर आपने किसी भी प्लांट का क्रूड ड्रग लिया, चाहे आप कैनबिस का लें, चाहे आप ओपियम का लें, चाहे आप कोका का लें, और इनका लेकर अगर आप इनमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अगर क्रूड ड्रग है तब तो ठीक है, अगर आपने इसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन किया तब इसे हम डायरेक्ट प्रिपेयर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर ओपियम आ रहा है तो प्रिपेयर्ड ओपियम के नाम से इन्हें जाना जाएगा। क्लियर है, बहुत ही इजी है, मैन्युफैक्चरिंग हमने किया, किसी तरीके का हमने सुधार किया तो उसे प्रिपेयर्ड ओपियम के नाम से जान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी बताइएगा, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस एजेंसी, थेरेपेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी एंड सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO का नाम आपने सुना होगा। CDSCO क्या है, इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, ड्रग रेगुलेटरी बॉडी इंडिया की CDSCO। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया है, क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, US का क्या हो जाएगा, US FDA। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन US FDA के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं आपके एक साइड कंट्री और आपके इनके रेगुलेटरी बॉडीज़ अथॉरिटीज़, इसे भी आपको यहाँ पर ज़रूर से रिमेंबर करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, अगला पोर्शन स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस से। क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन, विच कंट्री लीड्स द रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, लीड कौन कर रहा है, तो ये हो जाएगा इंडिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या ब्राज़ील। तो सबसे ज़्यादा अगर हम रूफ सन की बात करते हैं, रूफ सन लेयर की बात करते हैं, जो यहाँ पर सन प्लेट लगाए जाते हैं, ये सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया ही से लीड करता है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है। अगला देखते हैं, कवरत्ती इज द कैपिटल ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। ठीक है, किस यूनियन टेरिटरी का ये आपका कैपिटल है, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड चंडीगढ़। तो चलिए, लक्षद्वीप का आ जाएगा आपका कवरत्ती। ठीक है, दमन एंड दीव की बात करते हैं तो दमन, पुडुचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी और चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़। ठीक है, ये यूनाइटेड आपके यूनियन टेरिटरीज, इनके कैपिटल्स भी आपको याद करते हुए ध्यान में रखते हुए चलना है। अगला देखते हैं, शिवामोगा एयरपोर्ट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। ठीक है, किस स्टेट में ये बनाया गया शिवामोगा एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली, कर्नाटका, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो चलिए, कहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है, कर्नाटका में। टोटल 450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है, 450 या 500 करोड़ का कुछ ये मेगा प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेशन इसका हुआ है। आगे देखते हैं, लेक गर्दा विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। किस कंट्री में लेक गर्दा प्रेजेंट है। ठीक है,
झील है, झील का नाम है, ध्यान रखना है। यूएसए में इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। इंटरनेशनल लेवल का भी कुछ क्वेश्चन आपको रिमेंबर करते हुए रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब इस लेक का खासियत आपको बताना है। गर्दा लेक जो है ये नॉर्दर्न इटली में प्रेजेंट है, इटली देश का ये लेक है, और इसका खासियत ये है कि इसका पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध देखा गया है, सबसे ज़्यादा क्लियर। अगर हम ऑब्जर्व करें लेक में तो सबसे क्लियर वाटर हमें इसी लेक का देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। चलिए, लॉन्गेस्ट डैम, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, इसका लेंथ सबसे ज़्यादा है, ये बताइएगा। हीराकुड डैम, तेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम एंड भाखरा नागल डैम। तो चलिए, क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, हीराकुड डैम। कहाँ पर बना है, महानदी में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, ध्यान रखना है। और तेहरी डैम की बात करें तो ये भी आपको बता दूं, तेहरी डैम इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम है। टॉलेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हाइट में प्रेजेंट ये डैम है, ठीक है। उत्तराखंड में प्रेजेंट है तेहरी डैम, ध्यान रखना है। टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। हीराकुड डैम कितने, अगर इसका लेंथ पूछा जाए तो ये लगाइएगा 25.79 किलोमीटर, ये इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, फीमेल अंपायर्स विल ऑफिशिएट इन विच मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ठीक है, फीमेल एम्पायर्स जो यहाँ पर अंपायर रहते हैं, अब इस बार क्या बोल रहे हैं कि फीमेल एम्पायर रहेंगे जो एम्पायरिंग करेंगे मेंस क्रिकेट में। ये कौन सा ट्रॉफी, कौन से टूर्नामेंट में करेंगे, रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी एंड देवधर ट्रॉफी। ये ट्रॉफी सब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा ट्रॉफी है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार निकल कर आए हैं। तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपके यहाँ पर रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी। और इस तरीके का ये इवेंट सबसे पहली बार होगा इंडिया में कि एक फीमेल अंपायर ये अंपायरिंग करने जाएंगी किसी मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए। और यहाँ पर इनका नाम भी बता दिया गया, वृंदा राठी, जनानी नारायणा एंड गायत्री, ये 3 नाम हैं, याद रखिएगा। ये क्या कर रहे हैं, फीमेल एम्पायर्स रहेंगी मेंस क्रिकेट के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन इज द इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, दिसंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6। तो क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर, इंडियन नेवी डे दिसंबर 4 में बनाया जाता है, ध्यान रखना है, दिसंबर 4। अगला क्वेश्चन, अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 20 जुलाई, 21 मार्च एंड 17 जून। तो कब रहेगा आपका, 22 अप्रैल अर्थ डे के नाम से इसे बनाया जाता है। अर्थ डे मनाया जाता है, 1970 में इसका पहला शुरुआत हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कॉमन नेम फॉर CaOCl2, ये बताइएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका आपको कॉमन नेम बताना है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, जिप्सम या स्लेक्ड लाइम। तो क्या रहेगा आपका, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जिसका यूज़ आज के ज़माने पर या बोला जाए नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा इनका यूज़ रहेगा। एक हिसाब के आपके एंटीसेप्टिक भी रहते हैं, कॉमनली हाउस होल्ड पर्पस में इन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट ग्रोथ हार्मोन। प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ करवा रहा है, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन एंड इथाइलिन। तो चलिएगा यहाँ पर प्लांट के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या करता है, स्टीम इलोंगेशन करता है, साथ ही साथ जो लीव्स रहते हैं इन्हें येलो बनाने में, लीव्स को ओल्ड बनाने में इसका मेजर रोल रहता है। एब्सिसिक एसिड ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, ध्यान रखना है। ऑक्सिन, जी हाँ, ऑक्सिन आपके ग्रोथ को बढ़ाएगा, ग्रोथ को रेगुलेट करने वाला, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। और इथाइलिन की बात करते हैं तो इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। फ्रूट राइपनिंग, फल का हमारा जो फल रहेगा इसका मैच्योर होने का, इसके पीछे का रीजन आपका क्या रहेगा, इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे आपके फार्मास्यूटिक्स पोर्शन से। इसके बाद आगे के पोर्शन यहाँ पर आपको अभिषेक सर करवाएंगे, ये जनरल आपके इंटेलिजेंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर लगातार आपके साथ फॉर द ईएसआईसी फार्मासिस्ट। ये सिर्फ ईएसआईसी के लिए मत सोच के चलना, कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम है और अगर वहां पे आप तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर उसमें फार्मा या नॉन फार्मा जो भी आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस। पहला क्वेश्चन देखिए आज की सीरीज में हमें क्या देखने को मिल रहा है। लो, पहला ही क्वेश्चन फ्रॉम द डाइस क्या है? टू पोजीशंस ऑफ a cube are given based on the out which number is found opposite number 1 in the given cube। जब भी ऐसा हो ना, देखो पहले एक चीज कि उसमें एक नंबर कॉमन है या दो नंबर कॉमन है, जो आपको दो पिक्चर दी गई है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो क्या मिल रहा है? 6 और 2, 6 और 2 दोनों यहां पे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो नंबर कॉमन अगर दिए गए हैं, दोनों में आ रहे हैं, तो जो तीसरा नंबर है इसका, पहले वाले का और दूसरे वाले का जो तीसरा नंबर है वो एक दूसरे के अपोजिट है। लिख लो, इस चीज को दिमाग में बैठा लो। तो आपसे पूछा गया है 1 के अपोजिट कौन? 3 होगा। फिक्स है ये चीज। अगर एक कॉमन होता, दो कॉमन नहीं होते तो अलग चीजें, मैं उसका भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपसे पूछा गया 1 के अपोजिट कौन? आप तुरंत बोलो सर 3। तब जब इसमें दो नंबर जो आपको डाइस के पिक्चर दिए गए हैं, दो नंबर कॉमन होंगे, तब लगा दोगे। सिंपल है, आराम से लगा दीजिएगा, जरूर इसके बारे में बातें होंगी। सेलेक्ट द मिसिंग कैरेक्टर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अब देखो यहां पे एक अल्टरनेटिव दिया गया है, इसमें देखो मिसिंग कैरेक्टर। पहले पैटर्न फाइंड आउट करो जरा जल्दी से। पैटर्न क्या मिल रहा है? देखो, this divided by this divided by this, 21 divided by 3 कितना आएगा? 7। 77 divided by 11 क्या आएगा? 7। यहां देखो 36 divided by 4 कितना आएगा? 9। 108/12 कितना आएगा? 9। बात समझ में आ रही है कि जो पहला और तीसरा है, पहले वाले को तीसरे से डिवाइड करो और चौथे वाले को दूसरे से डिवाइड करो, सेम नंबर से डिवाइड होगा। अब यहां देखो क्या मिलेगा, आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, लेकिन ये वाला तो आपको मिल जाएगा ना। 112 डिवाइडेड बाई 14, तो 14 8 112, 8 आ रहा है। अब जरा यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे बोलूं 8 मिल गया तो 24 डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए। 24 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो 3 आएगा। जरा करके देखो, यहां 3 रख दो और 24 में 3 से डिवाइड करो। 24 में 3 से डिवाइड करोगे, यहां भी 8 आया कि नहीं आया? तो हमारा आंसर क्या हुआ? 3 हुआ। क्योंकि आपको देखना है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, और उसी से आपका आंसर आ जाएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर आएगा। क्या मैंने बोला? पहला जो है वो उसको तीसरे से डिवाइड करो और चौथा जो है उसको दूसरे से डिवाइड करो। दोनों में जो डिवीजन फैक्टर है वो सेम आएगा। दोनों में डिवीजन फैक्टर सेम आएगा। आपने यहां देखा 8 है तो ऑब्वियसली ये वाला भी 8 ही हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। आइए, रमेश ड्राइव हिज कार 4 किलोमीटर टू ईस्ट। चलो भैया, डायरेक्शन तुरंत बना दो। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब रमेश जी गाड़ी लेके चले और किधर चले? ईस्ट की तरफ चले। कितना चले? 4 किलोमीटर। देन ही टेक्स लेफ्ट। अब यहां पे गए और यहां से लेफ्ट ले लिए, लगा दीजिए लेफ्ट। और लेफ्ट जाने के बाद कितना दूर गए? 6 किलोमीटर गए। ही अगेन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब यहां से जाने के बाद, ये जा रहे थे और यहां से जाने के बाद फिर से लेफ्ट मुड़ गए। मोड़ दीजिए लेफ्ट। किसने देखा? हाँ जी, साइड। एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। अच्छा, ये 4 किलोमीटर आ गए। अब बताइए, हाउ मेनी किलोमीटर इज रमेश अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? यहां से और यहां के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्वियसली 4 गए थे, 4 आए हैं, तो जितना इधर गए हैं वही तो होगा। दैट इज द 6 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। स्टार्टिंग पॉइंट से 6 किलोमीटर, क्योंकि 4 गए, 4 इधर गए, 6 इधर गए, 4 इधर आ गए, तो सेम लाइन पे आ गए। अब जितना उधर गए थे वो इतना डिस्टेंस होगा। सिंपल। इन अ रो रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। चलो, ये आपके पास एक रो है, हमेशा देखना, ये लेफ्ट की पोजीशन है, ये राइट की पोजीशन है। क्या बोला गया? रीता इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट। यहां से 15वीं पोजीशन पे कौन है? रीता है। मतलब उसके पहले कितने बच्चे हैं? 14 स्टूडेंट्स हैं। एंड मधु इज 18th फ्रॉम द राइट। मधु 18th फ्रॉम द राइट, 18th नंबर पे है मधु। ऑब्वियसली उसके पीछे कितने बच्चे होंगे? 17 बच्चे होंगे।
इफ देयर आर 4 गर्ल्स बिटवीन मधु एंड रीता, अच्छा ये भी देखो, मधु और रीता के बीच में 4 बच्चे हैं, गुड, 4 स्टूडेंट्स, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ टोटल गर्ल इन अ रो मिनिमम, बताइए इन अ रो मिनिमम कितने बच्चे हैं, एक रो में कितने बच्चे हैं। सिंपल, आपको क्या मिलेगा जरा समझना, रीता से लेफ्ट साइड से चल रहे थे तो रीता 14th नंबर पे है और ये 18th नंबर पे है, इनके बीच में 4 हैं, तो अब क्या बोलोगे भैया, 15वें पोजीशन पे रीता है, 15th नंबर पे, 18th उधर से है, तो 15 हो गए प्लस 18 प्लस 4 की बात करिएगा, लेकिन जरा एक बार जरा रुक जाइएगा और जरा समझिएगा क्या बोला गया, 15 फ्रॉम द लेफ्ट से 15th है, राइट से 18th है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी इतनी लंबी लाइन हो, मे भी उसके बीच में कुछ कहानी हो सकती है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो हमें कितना है, 15 प्लस 18, 15 प्लस 18, 15 दूनी 30 और 33, माइनस जो हमारे 4 बच्चे वहां पे हैं, माइनस 4, 33 में से 4 गए 29 और 2 बच्चे तो ये भी होंगे ना, तो हमने क्या बोला, टोटल हमारे आ जाएंगे दैट इज द 27, कितने आ जाएंगे 27, क्यों बात हुई, 15 बच्चे हैं 18 बच्चे माइनस 4 बच्चे जो बीच में हैं और रीता और मधु, उन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो टोटल कितने हो गए 33 माइनस 6, मैंने क्या किया है 33 माइनस 6 और कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, हाँ जी 27 करेक्ट आंसर आ गया। यही तो आपकी कहानी यहां पे थी, थोड़ा सा वर्डिंग का खेल था। आइए, 6 फ्रेंड्स MNOPQ आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, लो भैया ये सर्कल है और सर्कल की कहानी में क्या चल रहा है, N इज बिटवीन O एंड P, N O और P के बीच में है, गुड, M इज बिटवीन O एंड Q, O और Q के बीच में है, बढ़िया, तो अगर मैं इसको बनाऊंगा P N O M Q, कुछ ऐसा भी तो बन जाएगा। हमने क्या बोला, N P और O के बीच में है, M O और Q के बीच में है, आ जाएगा। आगे देखो क्या है, आगे क्या है, R एंड P इज स्टैंडिंग टुगेदर, R और P साथ में खड़े हैं, ये R और P हो गए, अब इनका सर्कल बना दीजिए, R P N O M Q, लो सर्कल में बैठ गए। Who is standing between M and R, M और R के बीच में कौन है, Q है, आंसर U है, जी हाँ Q इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे जो बोला गया बस उतना ही करना था कि भाई N P और O के बीच में, M O और Q के बीच में, और बोला गया कि P और R साथ में खड़े हैं, तो बताइए R और M के बीच में कौन, तो आंसर है Q, क्योंकि सिंपल आंसर दे देना है आपको। रोशन इज टॉलर देन हार्दिक, रोशन हार्दिक से बड़ा है, हार्दिक इज स्मॉलर देन सुशील, लो भैया मतलब सुशील भी हार्दिक से बड़ा है, स्मॉलर देन, ठीक है। निजा इज टॉलर देन हरी, निजा इज टॉलर देन हरी, और ये ऋतिक था ना, ये हार्दिक था, हार्दिक, गुड, हरी बट स्मॉलर देन हार्दिक, बट स्मॉलर देन हार्दिक, लो भैया हार्दिक नीजा से बड़ा है, नीजा हरी से बड़ी है। आगे कहानी क्या है, सुशील इज स्मॉलर देन रोशन, सुशील इज स्मॉलर देन रोशन, ये थे रवि, रोशन इज, ठीक है। आगे क्या है, आगे क्या है, सुशील इज स्मॉलर देन रोशन, अब ऑब्वियस सी बात है, मतलब रोशन सबसे बड़ा है, समझो रोशन सबसे बड़ा है, उसके बाद सुशील है, सुशील से बड़ा हार्दिक है, हार्दिक से मतलब छोटे में नीजा है, और नीजा से छोटे में हरी है, गुड। अब आपसे पूछा क्या गया है, स्मॉलर देन रोशन, हु इज द टॉलेस्ट एमंग देम,
उनमें सबसे बड़ा कौन है? ऑब्वियसली हमारा रोशन हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला रोशन सुशील हार्दिक से बड़े हैं, हार्दिक नीजा से बड़ा है, नीजा हरी से बड़ा है। अब ऑब्वियसली बोला गया रोशन सुशील से बड़ा हुआ ना, तो सबसे बड़ा ये सीक्वेंस बन गया, सिंपल, क्या ही कहना है। द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 4:10 o'clock। अच्छा, घड़ी में अगर 4:10 हुए हैं, 4:10 हुए हैं, तो बताइए उनके बीच में एंगल कितना होगा? गुड, कैसे निकलेगा भाई? फॉर्मूला याद है ना? क्या याद कराया था? एक ही फॉर्मूला तो है, 30h - 11m/2, 30 इंटू आर, आर है 4 माइनस 11, मिनट है कितना 10 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, 2 पंचे 10 और 11 पचे 55, 120 माइनस 55 कितना आएगा? 55 में इधर आया 45 और उधर आया 20 यानी 65। 65 कहीं दिख रहा है क्या? लगाइए ना आंसर। ये फॉर्मूला अगर याद है, कोई भी एंगल पूछा जाए कोई दिक्कत नहीं है, करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। जैसे अगर बोला गया एग्जैक्ट पे पूछ लिया जाए कि सर 4 बजे क्या टाइम होगा, 4 बजे क्या एंगल होगा, तो 4 बजे आपको अच्छे से पता है। देखो इस अगर नॉर्मली आर पूछ गया तो सिर्फ क्या करो, 30 इंटू आर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हमने बोला 4 बजे कितना होगा 120 डिग्री, इस फॉर्मूले पे भी रखोगे तो गलत नहीं है। 30 इंटू आर 120 हो गया, माइनस 11m, क्योंकि उस समय क्या होगा, मिनट कितना है 0 है, तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा तो 120 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए ये फॉर्मूला अगर याद है तो कोई भी एंगल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाए आप कभी गलत नहीं करोगे। If in a certain language sister is coded as, अच्छा सिस्टर को कोड किया गया है 5350301, uncle is coded as the 846, boy is coded as the 129, how son is coded। बढ़िया, यहां पे सिर्फ कोडिंग की बात है। सन एस का नंबर यहां दिया गया है 5, एस होगा 5, ओ कहां से आएगा, ओ कहां से आएगा, बॉय से आएगा, मिडिल वाला है तो 2 आएगा, एन कहां से आएगा, अंकल में 4 आएगा। हाँ जी, 5 2 4, कहीं आंसर दिख रहा है क्या? मैंने क्या बोला, ऊपर जो कोडिंग दी गई है उसमें से आपको अपने अल्फाबेट का कोड निकाल लेना है। ये कोडिंग दी गई है, एस यहां से आ गया, ओ यहां से आ गया, एन यहां से आ गया, 5 2 4 वो आंसर मेरा बन गया। चलिए मैट्रिक्स एक और निकालते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर। जरा देखो अंतर क्या है, 56 माइनस 12 44, 78 माइनस 30 48 और 65 माइनस 14 ला दीजिए, 14 4 1 6 में से 1 गए 5, 51, 65 से 51 माइनस करिए 14 आ जाएगा। 51 कहीं है क्या? एग्जैक्टली है। सिंपल, आपको क्या है, पहला और तीसरे का मतलब पहला दूसरा, पहले को दूसरे से माइनस कर दीजिए, तीसरा आ जाएगा। सिंपल, वही तो किया गया है, वही तो किया गया है, आंसर उसी से आ जाएगा। चलिए, which one set of letter when subsequently placed at the gaps in the given letter shall be complete it। चलिए कंप्लीट करिए इसको, जरा देखिए क्या बन रहा है। अच्छा, टी 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 एस नहीं, हाँ टी, देन क्या है, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी। अरे वाह, टी एस टी तो चल रहा है, क्या मिला, टी एस एस टी, कहीं मिला क्या, टी एस एस टी, यही तो फिल किया जाएगा। क्योंकि आप जरा देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, टी एस टी टी एस टी टी एस टी टी एस टी, हाँ जी, डी आंसर आ जाएगा। क्योंकि आपका जो है रिपीटेशन किसका है, टीएसटी का रिपीटेशन है ना, आपको वही तो फिल करना था। इन द सीरीज 1 2 5 80 40 20 व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। देखो डिफरेंस क्या है, 45, डिफरेंस क्या है 45 नहीं, यहां 35 25 15 का माइनस कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 है क्या, लगा दीजिए। मतलब पहले 45 का माइनस है, देन 35 का माइनस है, देन 25 का माइनस है, देन 15 का माइनस होगा, आपका आंसर आ जाएगा।
अ वॉच रीड 5:20। चलो घड़ी में 5:20 है। इफ इट इज सीन अ मिरर व्हाट विल बी द इमेज टाइम। क्या करना है निकालने के लिए फॉर्मूला बताया हूं कि अगर कोई भी टाइम बजा हुआ है और अगर उससे आपको निकालना है कि क्या मिरर इमेज क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा 1160 से वो टाइम माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 6:40। ऑब्वियसली जरा देखो, अगर आप घड़ी में देखोगे 5:20, 5:20 करेक्ट। और अगर इसको आप इधर देखोगे तो 7:40, यही तो दिखेगा ना, इधर वाला इधर पलट जाएगा, तो सॉरी 6:40, 5:20 से 6:40, यही तो आएगा। सी आंसर आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आपको एक ही चीज याद रखना है, जो भी वैल्यू दी गई है अगर 12 से पहले है तो आपको 1160 से माइनस करना है, अगर 12 के बाद है 2360 से माइनस कर दीजिए, अपना आंसर निकाल लीजिए। इफ द डे बिफोर वॉज यस्टरडे, टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे क्या था? डे बिफोर यस्टरडे था थर्सडे, तो यस्टरडे क्या था? फ्राइडे। टुडे क्या है? सैटरडे। तो टुमारो क्या होगा? संडे। तो संडे कब होगा? टुमारो। आपसे यही तो पूछा गया था कि अगर डे बिफोर यस्टरडे थर्सडे था तो बताइए संडे कब होगा। हमेशा लिख लीजिए, अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर? बताइए इस फॉलोइंग फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? सर कैसे निकलेगा? गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 आएंगे क्या? हो गया? नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी बन जाओ। देखो जब भी आए ना तो कृपया करके पहले आप ना एक स्क्वायर पे काउंटिंग पे शुरू करिए। जैसे अगर ऐसा दिया गया है तो 1, यहां पे ट्राइंगल कितना होगा? अगर ऐसा है तो 2 हो जाएगा, अगर ऐसा है तब अरे नहीं 4 नहीं होगा, 1 2 3 4, और जितना भी आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 ट्राइंगल बनेंगे। गिन लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर अब यही कहानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 को मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 2n होता है, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा क्या? हाँ जी, मैंने क्या बोला? सिंपल एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आपको ऐसा निकालना हो तो 2n पे निकाल दीजिए, सारे ट्राइंगल काउंट करके आंसर आ जाएगा। हाउ इज रामूज मदर इन लॉज ओनली डॉटर्स सन रिलेटेड टू रामू? क्या बोला गया? रामू की मदर इन लॉ, रामू की मदर इन लॉ, तो ऑब्वियस सी बात है ये रामू की वाइफ हो गई ठीक। मदर इन लॉज ओनली डॉटर, ओनली डॉटर कौन होगा? रामू की वाइफ होंगी। ओनली डॉटर्स सन, अब इनका सन रामू का कौन होगा? उनका भी तो सन ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि रामू की सास की इकलौती बेटी ऑब्वियसली रामू की वाइफ हो गई, उनका बेटा रामू का क्या होगा? बेटा ही तो होगा भाई। फाइंड द डाइस नंबर ऑफ द 6। अब देखो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था जहां आपको 2 रिपीटेड नंबर थे, तब आपने अलग बनाया था। अब यहां पे अगर ऐसा आ जाए कि इनमें देखो केवल एक ही रिपीटेड नंबर है, करेक्ट? अब कैसे निकलेगा? 1 3 6 2 1 5, हमेशा जो कॉमन नंबर हो वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर लिख लीजिए। इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबर लिखोगे 1 3 6 आएगा, और अगर इसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखोगे तो 1 5 2 आएगा। मतलब 6 के अपोजिट है 2, 3 के अपोजिट है 5 एंड वाइस वर्सा, 5 के 3, 3 के 5, 2 के 6, 6 के 2। तो सर 1 के अपोजिट कौन है? अरे जो छठवां नंबर बचा है उसको डाल दीजिए, 1 के अपोजिट होगा 4, आपसे 6 के अपोजिट पूछा गया है, 2 दिखाओ तो आंसर लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा 2 तरीके हो गए, अगर 2 नंबर कॉमन है तो, और अगर 1 नंबर कॉमन है तो आप आराम से डाइस नंबर निकाल लोगे। काउंट द नंबर ऑफ द स्ट्रेट लाइन इन द गिवन फिगर। अब इसमें स्ट्रेट लाइन आपको बताना है। सर गिने
1 2 3 4 5 6, अरे नहीं, जरा इसको देखो कैसे बना है ये। कितनी स्ट्रेट लाइन हुई इतना बनाने में सर? 3 स्ट्रेट लाइन, एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी। फिर देखो अब अगर मुझे इसके बाद बनाना है 3 के बाद एक 4, 4 के बाद एक 5, 5 के बाद एक 6 लाइन, 6 लाइन हुई। अच्छा रुको, 6 लाइन के बाद अब मैंने क्या किया 7 8 नेक्स्ट 9, हो गया क्या पिक्चर बराबर? नहीं अभी नहीं। अब देखो 9 के बाद यहां पे कुछ नहीं है, यहां पे है 1 10 और 1 11। सर 11 लाइन आई और वैसे कैसे काउंट करेंगे? रुको जरा, सिंपल 1 2 3 वर्टिकल पहले हॉरिजेंटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7। अब इधर वाले में देखो 8 9 10 11, आ गई 11 लाइन। आराम से आप आंसर दे दोगे। मतलब कुछ मत किया करिए, पहले जब भी लाइन काउंट करने की बात आए हॉरिजेंटल, अगर वर्टिकल है तो वर्टिकल, इंसेंट है तो देखिए डिक्लाइन में कौन, इंक्लाइन में कौन सी है, फिर उसको काउंट कर लीजिए। 11 लाइन टोटल आएंगी, आपके आंसर आ जाएंगे। हाउ मेनी आर ट्राइंगल इन द गिवन फिगर? अब इसमें बताइए कितने ट्राइंगल हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 8 इंटू 2 करे 16, आंसर आ गया। सही है क्या? लो सर ऑप्शन ही नहीं। अब क्या करोगे? अरे रुको रुको रुको, यहां पे सिर्फ एक ही स्क्वायर नहीं है तो कुछ और भी बन रहा होगा क्या? यहां पे अगर दोनों स्क्वायर में कॉमन लाइन दिख जाए तो थोड़ा वेट कर लेना। अब एक चीज बताओ, अभी तक आपने छोटे वाले गिने वो तो ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में भी तो ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि दोनों में कॉमन लाइन है 1 और 2। हां जी सर, जब कॉमन लाइन, जब दो स्क्वायर के बीच में कॉमन लाइन हो जाएगी तो अलग। जैसे रुको, अगर अब यहां पे कितने हो गए, 2 इसको जोड़ दो तो 16 + 2 18, आंसर देखो आपका आ गया। लेकिन अगर आपसे अब यहां थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए, मान लीजिए ऐसा हो गया, सर अब कितने ट्राइंगल होंगे? तो थोड़ा रुकिएगा, समझिएगा। पहले आप, ये तो ठीक है 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, इसमें 8 इसमें 8 इसमें, सर 24 हो गए, करेक्ट है। लेकिन यहां कॉमन लाइन कितनी है? 1 और 2, तो इसका मतलब हुआ कुछ और भी बनेंगे। तो 1 होगा ये, 1 होगा ये, तो 2 इधर से हो गए, लेकिन 1 होगा ये और 1 होगा ये, तो यहां पे 4 और जुड़ जाएंगे। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर होता तब आंसर 28 होता, लेकिन आपसे ये पूछा गया है तो आंसर 18 होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको पूरे ट्रिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं और रिकॉल करा रहा हूं। खासतौर पर अपने बच्चे सुन लो। A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figure. Okay. From the given answer figure indicate how it will appear when opened. अच्छा, ये एक पेपर था, इसको हमने फोल्ड करना शुरू किया। पहले हाफ, फिर क्वार्टर और फिर क्वार्टर को भी हाफ कर दिया। अब आप बताइए कि जब इस पेपर को हम इस लेवल से लेके, क्या लेवल है? ये है, इस लेवल से लेके अगर हम इसको पूरा ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? जरा इमेजिन करो, अगर इसी को मेरे पास अभी क्या था, जस्ट यहां पे इतना था, और इसको अगर मैं पूरा ओपन करूंगा तो ये भी स्क्वायर तो बन जाएगा। ये बनेगा कब? जब ये वाले पोजीशन में आएगा। अब इसी को ऐसे ओपन कर दो, इसको अगर ऐसे ओपन करोगे तो इसमें भी तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको अगर ऐसे ओपन कर दो तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो ये पोजीशन मिलेगी। अब देखो इसका डायग्राम कौन सा है? डी आंसर आ रहा है क्या? हां जी सर, डी आ रहा है, क्योंकि आपसे ये बोला गया है तो फर्स्ट ओपन करोगे तो ये बनेगा, सेकंड ओपन करोगे तो ये बनेगा, थर्ड ओपन करोगे फुल पेपर में ये रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा और ट्रिकी बनाते हैं। One morning after sunrise, विक्रम एंड शैलेश were standing in a lawn. विक्रम है और शैलेश है, लॉन में खड़े हैं, with their back towards. ओके, जरा डायरेक्शन बना दो, पहले डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्या बोला गया? विक्रम और शैलेश
दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। विक्रम शैडो फॉल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो मॉर्निंग है तो सूरज इधर रहा होगा। अब बोला गया कि विक्रम, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो विक्रम की शैडो किधर जा रही है? लेफ्ट साइड में। तो विक्रम की शैडो यहां गिर रही है, करेक्ट। तो विक्रम इधर देख रहा था, विक्रम की शैडो इधर आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर आपसे पूछा गया तो बताइए शैलेश किधर है? तो विक्रम नॉर्थ की तरफ देख रहा था, शैलेश ईस्ट की साउथ की तरफ देख रहा था। आपसे पूछा गया शैलेश का फेस किधर है, तो आप तुरंत बोलोगे सर साउथ की तरफ फेसिंग है, क्योंकि विक्रम का फेस नॉर्थ की तरफ था। सन इधर से लाइट मारा तो शैडो इधर गया लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा अब आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए विक्रम ऐसे खड़ा होता और शैलेश ऐसे खड़ा होता, तो जरा सुनना, यहां पे विक्रम अगर ऐसे खड़ा होता तो विक्रम की शैडो इधर जाएगी लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में जाने के लिए ऑब्वियस सी बात है इसको इधर होना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा फिर भी वही आंसर आएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडल पेपर नंबर 9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपके रिवीजन हुए होंगे। सो आज के लिए यहीं तक, आगे कंटिन्यू करिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेडीसी यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 9 है। इसमें हम आज बात करेंगे अरिथमेटिक एबिलिटी के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। एक आइडियल क्वेश्चंस बनाए हुए हैं जो अपन को एग्जाम में आ सकते हैं, उस अकॉर्डिंग इनका डिस्कशन करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, यहाँ पे दिख रहा है ये जो दिया हुआ है ये 100 मीटर रेस। ठीक है, एक 100 मीटर की रेस है। ठीक है, ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 16 मीटर एंड स्टिल बीट हिम पर 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बी? अपन से बी भाई की स्पीड पूछी गई है। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे डाटा पूरा कलेक्ट करके नोट करना होगा। ठीक है, कि जो हमारा भाई ये है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अपन जो देखें, पहले तो अपन लिखेंगे जो जो दिया गया है। ये जो है आपका रेस का जो डिस्टेंस है आपका, ये कितना कवर कर रहा है बेटा? 400 मीटर को कवर कर रहा है। ये पहली पॉइंट है हमारी। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें, उसकी स्पीड भी दी गई हमको, 16 मीटर पर सेकेंड दी गई है, स्पीड भी दी गई है। ठीक है, अब स्पीड भी हमको दे दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो 400 डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन अपन अगर बात करते हैं 16, तो हमको टाइम मिल जाएगा इसका कि ये कितने सेकंड दौड़ा है भाई? 25 सेकंड इसका टाइम आ गया। ठीक है, अब यहां पर अगर बी की बात करते हैं तो बी ने कवर किया है आपका क्या? बी कवर द 400 माइनस, ठीक है, 400 माइनस 16। ठीक है, 400 माइनस 16 को कवर कर रहा है, ये बी का है। तो बी ने लगभग कितना मीटर कवर किया? 384 मीटर कवर कर दिया है। ठीक है, क्योंकि देखो मीटर पर सेकंड है यहाँ पर, तो ये 16 मीटर एक सेकंड में चल रहा है, तो 348 मीटर को बी ने कवर करके रखा है। ठीक है, अब आपको पता है ये, अब यहाँ पर इसका टाइम अपन से पूछा गया है कि बी ने कितने में कवर किया। तो देखो 40 सेकंड्स तो वो है ही, और बाकी सेकंड 25 एक ही भी रहेंगे, तो टोटल तो उसके 65 हो जाएंगे ना। तो उसकी स्पीड जो निकलेगी हमारी 248 डिवाइडेड बाय 65। इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको देखें तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5.9 मीटर पर सेकंड, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस यही है आपको, तो देखो पहले ए जो होता है रे इन 400 मीटर रेस, ए रन्स एट द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड। 16 मीटर पर सेकंड से हमारा ए रन कर रहा है। ए गिव अ बी टू स्टार्ट ऑफ अ 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर वो स्टार्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पर ये अपन ने माइनस किया हुआ है 16, उसका तो 384 है ना, इसका हमको पता चल गया 16 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड आ गई हमारे लिए। ठीक है, अब क्योंकि 16 मीटर उसके बाद वो स्टार्ट करता है, बीट है वो इसके बाद भी उसको 40 सेकंड में बीट कर देता है, तो भाई उस टाइम को कवर करने में जो इसको लगा था वो 25 सेकंड तो पहले ही था इसका। ठीक है, 25 सेकंड इसका पहले समय था, वो ए का था। इसके बाद यहां से बी ने चलना स्टार्ट किया तो 65 हो गया, टोटल ऐड हो गया, बी चला कितना भाई? 348, तो यहां से पूरा आपका 384 आएगा, 48 लिख दिया मैंने, 384 रहेगा ये, यहां माइनस करोगे तो 384। बी कितना चला अपना, यहां से सीधा इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अपन उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगा उसका 5.9 मीटर पर सेकंड। देखो इसमें आपको दिख रहा है ये सीधा सीधा यहां से आपका ये डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है
एक अपना ट्रायंगल दिया गया है, इन्होंने ट्रायंगल अपन को दे दिया गया है, एक ट्रायंगल है उसमें साइड AC है, AC double ABC is extended to B such that BC is equal to CD and ZACB is equal to 70, then what is the ZADB? तो सबसे पहले तो भाई अपन को डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम इस पॉइंट पर A ले लेते हैं, ठीक है, तो A से ये B हो जाएगा, ठीक है, ये B हो जाएगा और यहाँ पर आपका C हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं C वाले पॉइंट को, अप टू द D तक जा रहा है, ये D पॉइंट तक चले गए, यहां से इसको मिला दोगे आप तो ये पूरा हमारा बन गया कंप्लीट। इसमें से हमको इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है, ठीक है, 70 दे दी है। किसकी दे दी है? आपकी जो एंगल हमारा ACB है इसकी 70 वैल्यू है, ठीक है, और अपन से पूछी गई है एंगल ADB की वैल्यू, AD और B इसका वैल्यू अपन से पूछा गया इस एंगल का, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू भाई अपन लोगों से पूछ लिया गया है। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है हमको ये दोनों एंगल, अगर बात करो ACB और ये BCD, ये तो होंगे भाई 180 के हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 110 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो आपको BC इक्वल टू CD है भाई, ये दोनों आपकी बराबर है, ठीक है, तो एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका पूरा सम हो जाएगा 180 और दो एंगल अपने इक्वल हो जाएंगे इसमें ये वाले, तो ये सीधा सीधा आएगा अपना 2x प्लस 110 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 आएगा, ठीक है। यहां से माइनस करोगे भाई तो 70 डिवाइडेड बाय 2 तो हमारा 35 इसका आंसर आ रहा है। जो हमारा आंसर दिया गया है 35 अपना एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस y, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 81 है और 81x माइनस y जो 3 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? पावर में दिया है क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले पावर में दिया है तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर कॉमन बेस लेके आते हैं सबसे पहले, ठीक है, कॉमन बेस लेके आते हैं। जैसे इन्होंने अपन को क्या दिया हुआ है, ये 3 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू क्या दिया है? 81 दिया है सबसे पहली चीज तो यहाँ पर, और अपन को दूसरा क्या दिया है यहाँ पर, ये अगला जो पॉइंट दिया इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ये लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर ये लिखा अपन ने, तो सीधा सीधा आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ से x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है 81x माइनस y इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो इसको ऐसा तो लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और x माइनस y इज इक्वल टू 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते अपन? ये अपन इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये अपन ने लिखा। अब यहां से इस पे पावर 1 है तो यहां से सीधा सीधा हमारा इक्वेशन आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 4 पावर इस पे दी है, तो ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया हमें। अब जब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 17/8 आ जाएगी। कितनी आएगी? 17/8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट E be the set of the integers with 1 at their unit place, the probability that number chosen from 2, 3, 4 up to the 50 an element of E is, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है अपना। इन्होंने पूछा हुआ है यहां पर कि अपने कोई नंबर है टोटल, ठीक है, यहां पर आपका कोई नंबर है, यहां से इन्होंने कहा है कि लेट E be the set of the integer with 1 देयर यूनिट, ठीक है, प्लेस द प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ चूजन फ्रॉम, इस सीरीज से हमको चूज करना है एलिमेंट ऑफ ए इज। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है इस क्वेश्चन में कि हम अगर देखें n इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 49 आएगा। सबसे पहला तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर क्या क्या हो सकते हैं भाई? 11 हो सकता है आपका, 21 हो सकता है, 31 हो सकता है और 41 हो सकता है। टोटल 40 नंबर है, ठीक है। इंटीगर 1 वाला पूछ रहे हैं, वो 1 वाला, तो देखो ये 4 है हमारे, तो 4 डिवाइडेड बाय 49 हो जाएगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया गया है यहाँ पर, अगला जो है यहाँ पर आपका क्या है, ये सेट दिए गए हैं, ठीक है, ये 5 कॉइन्स आर टॉस्ड एट अ टाइम, 5 सिक्कों को उछाला गया है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एटलीस्ट 1 टेल है, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। 5 सिक्कों को उछाला गया है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो टोटल इवेंट्स जो होंगे हमारे, टोटल इवेंट्स अगर देखोगे n इज इक्वल टू नंबर जो अपन को दिया गया है वो भाई कितने टाइप के 5 कॉइन्स हैं, ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी 2 है और वो 5 कॉइन्स हमारे, तो इस तरीके से हमारा फार्मूला बनेगा, तो 32, ठीक है, 32 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अपन को 1 का पूछ रहा है कि भाई 1 टेल आने का,
तो 1/32 हो जाएगा इसमें, 1/32। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें 1/32। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, two isosceles triangles are equal vertical angles and their corresponding side in the ratio of 3:7. What is the ratio of their area? साइड का रेशो दिया है भाई, एरिया का रेशो उन्होंने पूछा हुआ है अपन से। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर हेंस दे आर सिमिलर, रेशो ऑफ देयर एरिया रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, ये कॉन्सेप्ट ही होता है सीधा। तो ये होगा 9 × 49, उनके भाई जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनके स्क्वायर का रेशो हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा इसमें आंसर क्या आएगा, यही हमारा सी आंसर एकदम परफेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल हैविंग 3 सेंटीमीटर रेडियस। बहुत बढ़िया, इसका डायमीटर पूछा है बेटा, रेडियस दे दी है, तो डायमीटर को कैसे निकालते हो बताइए आप खुद। अब इसको कितना टाइम सॉल्व करोगे, 2-3 दिन लगाओगे क्या सॉल्व करने में। ठीक है, डबल होता है भाई सीधा, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 6, उसका आंसर होगा इंटरनल लेंथ एंड विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स 10 इतना दिया है, हाउ मेनी बॉक्स आर नीडेड टू विच कैन बी पैक्ड। ये सीधा डिवाइड वाला क्वेश्चन होता है, इनको आपको निकाल के सीधा डिवाइड कर देना है, इनके एरिया को निकालिए और उसको डिवाइड कर दीजिए। इसको सीधा सीधा जितना इसका मल्टीपल आएगा आपको क्या करना है, 6240 डिवाइडेड बाय 10 × 8 × क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट बस चेक कर लिया करो, ये 6 है, तो इसको आप डिवाइड करोगे तो भाई हमारा इसको सॉल्व करोगे तो ये क्लोज कर दीजिए, इसका टोटल सॉल्यूशन अपना 13 आ जाएगा। 13 अपना आंसर होगा। है क्या ऑप्शन में भाई, 13 है ना अपना ऑप्शन में, ये दिख रहा 13 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द लेंथ ऑफ 160 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेसिस से। ये कोई सिलेंडर है अपना इस तरीके से, उसका बेस का रेडियस उन्होंने दे दिया है अपन को, कितना है भैया 7 सेंटीमीटर, और उसका क्या होता है सरफेस एरिया दिया गया 160 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फार्मूला ही होता है बेटा 2πRH होता है। क्या होता है भाई मेरे, 2πRH होता है। ठीक है, तो इनने अपन से पूछा क्या है, राइट व्हाट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट एंड सर्कुलर सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है अपन से। ठीक है, तो लेंथ उन्होंने आपको ये दे दी है, मतलब उसकी ऊंचाई हो गई है 160, रेडियस दे दी है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आएगा 7040 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, अपना ये आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन है ये 2πRH का हमको फार्मूला लगाना था केवल, ये फार्मूला याद होगा तो बन जाएगा। यहाँ तो फार्मूला याद करना पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आपका वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो ऑफ द 8 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एट द सेम टाइम द टॉवर कास्ट, ठीक है, अ शैडो ऑफ 40 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, द हाइट ऑफ द टावर इज। अपन से हाइट ऑफ टावर पूछ रहे हैं, तो भाई इसके लिए अपन को पूरा डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे अपन को दिया गया है हाइट ऑफ द वर्टिकल स्टिक कितना 12 मीटर दे दिया गया है। ठीक है, 12 मीटर है। ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो इज 8 मीटर दिया गया है। हाइट ऑफ द सेकंड वर्टिकल स्टिक हमको निकालना है, तो x रहेगा, और शैडो कितना है 40 मीटर है। तो ये हमारे दो डायग्राम बन जाएंगे इसमें, ये 12 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से इसको आपको x को निकालना है, तो अपन को दोनों ट्रायंगल्स हैं तो पोर्शन से लेंगे तो 12/8 आएगा इसमें, और इधर जाएगा बेटा x/40। इसको सॉल्व कर दोगे तो x = क्या आ जाएगा 60, हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। When n is divided by 6 the remainder is 4 and 2n divided by 6 the remainder is, ये बताना है अपन को। When n is divided by 6, ठीक है, तो भाई आपका रिमाइंडर कितना होता है 4 होता है। 2n divided by 6 तो रिमाइंडर कितना होगा। इसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, एक अपन लॉजिक बेस्ड भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो लॉजिक बेस्ड भी कर सकते हो और मेथड से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये मेथड दिया है, जब n divided by 6 gives quotient into रिमाइंडर 4, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से ये होगा 2n = क्या हो जाएगा 26x+4 हो जाएगा। फिर तो यहां से आप इसको करेंगे सॉल्व, 2 × 6 फिर आपका रहेगा x+8 हो जाएगा। रिमाइंडर 2n divided by 6, ठीक है, तो ये रहता है, और रिमाइंडर फ्रॉम 8 divided by 6 तो क्या रहेगा 2 आंसर आ जाएगा अपना, क्या आ जाएगा
2 आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई है हमारे यहाँ पर। रिमाइंडर फ्रॉम 2n डिवाइडेड बाय 6, तो इसका आंसर क्या रहेगा सीधा 2n डिवाइडेड बाय 6 में आपका आएगा सीधा से रिमाइंडर फ्रॉम 8 डिवाइडेड बाय 6 आएगा अपना, तो उसका आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मार्क्स ऑफ 4 सब्जेक्ट इज 120, 33 was the misread as a 13 during the calculation, what is the correct average। भाई अपन ने 33 को क्या मान लिया है 13, तो डिफरेंस आ गया ना वहां पर अपना, कितने का डिफरेंस आ गया भाई 20 का आ गया, तो एक्चुअल में 20 था आपका। तो अपन ने क्या किया, इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज इक्वल टू रहता है अपना 120, ठीक है, एवरेज मार्क्स प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप निकालोगे इनका एवरेज 33 माइनस 13 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 4 रहेगा। ये अगर नंबर हमारा गलत पढ़ लेते हैं हम लोग तो यहाँ से ए की वैल्यू अपनी आ जाएगी 125 अपना आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 125 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 125 एकदम अपना करेक्ट आएगा। ये क्वेश्चन कई बार अपन लोग कर चुके हैं अभी भी पहले भी, ठीक है। 20% ऑफ x इज 30 एंड 30% ऑफ y 70, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस y। x प्लस y की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखो 20% ऑफ x ये दिया है अपन को, यहाँ पर 20% ऑफ x क्या दिया है 30 दे दिया है, और 35% ऑफ y कितना दिया है 70 दिया है। इनको अपन सॉल्व कर लेते हैं तो अपन को x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आएगा 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x इज इक्वल टू क्या आएगा 30। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 अपना कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू आएगा 150, कितना आएगा 150, ये 50 रहेंगे 53 या 150। ऐसे y की वैल्यू निकालोगे आप तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहां से सॉल्व करना पड़ेगा हमको 35 डिवाइडेड बाय 100 y इज इक्वल टू 70। तो ये आपको क्या करना है, यहां से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 7000 डिवाइडेड बाय 35। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये 2 जा है तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, बाई 200 हो गया, जोड़ दो भैया कितना होगा 450 हो जाएगा, होगा कि नहीं, इजी क्वेश्चन था इसमें। 450 होगा कि 350, 450 इसको जोड़ो ना 200 प्लस, हाँ 150 प्लस 200 है तो कितना होगा 350 होगा, 350 ही सही रहेगा अपना आंसर इसका 350। 250 होता तो फिर होता 450। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अपन को, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, ठीक है, द रेशो ऑफ द 2 नंबर, अपन को 2 नंबर का रेशो बताना है, ठीक है। तो अपन थर्ड नंबर को पहले तो इसमें x मानते हैं, थर्ड नंबर अपना क्या रहेगा बेटा, इसमें थर्ड नंबर जो भी हमारा उसको पता है x कंसीडर कर लिया सबसे पहले। फर्स्ट नंबर क्या होगा 120% ऑफ x होगा, ठीक है, और उसके बाद जो आपका सेकंड नंबर होगा वो होगा 150% ऑफ x होगा, ठीक है। ये तो रेशो निकालना है आपको, तो रेशो निकालोगे तो इनको अपन को सॉल्व कर देना, तो अपन को रेशो निकल आएगा, तो ये सीधा सीधा रहेगा आपका 120 डिवाइडेड बाय 150, 4/5 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है 4/5। ये मेथड से भी चलोगे तो ये लिखा हुआ है इसमें, देखो x अपन ने कंसीडर कर लिया उसका ये आ जाएगा, तो 120 100 तो है ये रहेगा, तो ये तो अलग ही हो जाएंगे, सीधा बचेगा 120 डिवाइडेड बाय 150, तो आपका आ जाएगा 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस शॉपकीपर बॉट 20 पेन्स एंड सोल्ड 15 पेन्स फ्रॉम द सेम प्राइस, व्हाट परसेंट ही गेन्ड और लॉस। भाई उसको कितना फायदा हुआ और कितना घाटा हुआ ये अपन को बताना है। उस दुकानदार ने 20 पेन खरीदे और 15 पेन क्या किया, सेम के सेम प्राइस पे बेच दिए, अब उसको 5 पेन तो बचे हैं, तो क्या हुआ उसको भाई, घाटा हुआ या फायदा हुआ। तो इसके लिए सीधा सीधा आपको एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा परसेंटेज लॉस और गेन में 20 माइनस अपन 15 करेंगे डिवाइडेड बाय 15, ठीक है, इंटू 100 कर लो आप, तो यहां से सीधा सीधा हमारा निकल के आ जाएगा ये 33 डिवाइड 1/3 परसेंटेज उसका क्या हो गया, गेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 300, ये हमारा 14946, ए मैन कवर हाफ इज जनरली, ठीक है 6 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ 3 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो पहले ही बताया भाई ये दोनों का गुणा करके जोड़ना पड़ता है, निकालो कितना आ रहा है, सीधा सीधा इसका एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है। अपन को 2 से डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है, इसमें ध्यान रखना है, हाँ यहाँ पर 2 रहता है, 2
ये फार्मूला रहता है 2x/+ x+y, ये हमारा फार्मूला रहेगा। इसमें आपका रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36 डिवाइडेड बाय 9, तो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा। ठीक है, कभी भी वैसे कहीं का भी एवरेज निकालोगे अपन डिवाइड कर देते, इसमें क्या होता है हमको 2x/+ ab लेना पड़ता है, x+y। ये फार्मूला अच्छे से याद रखना, क्योंकि एवरेज हमारे दिमाग में सेट रहता है, कुछ सोचेगा एक काम करो 3 + 9 4.5 आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं होता। इसमें फार्मूला रहता है 2x/+ x+y, ये फार्मूला। दो स्पीड रहेंगी, उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू बी थ्राइस ऑफ इटसेल्फ इन द 3 ईयर। ठीक है, हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 9 टाइम्स ऑफ इट सॉल्व। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहां से x बिकम 3x इन द 3 ईयर, तो 3x बिकम 9x इन द 3 ईयर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ईयर्स कितने होंगे आपके, 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 ईयर हो जाएगा। 6 ईयर अपना आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है सम ऑफ मनी एट इंटरेस्ट अमाउंट टू, तो यहाँ पे दिया है इन्होंने अपन को कि भाई इंटरेस्ट अमाउंट टू बी 3 ईयर, हाउ मेनी इयर्स इट विल बी 9 टाइम्स, तो 9 टाइम्स में फिर से 3 इयर्स लग जाएंगे उसको, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। 9x में फिर 3 ईयर लगेंगे ना, तो 3 + 3 6 ईयर हो जाएगा। The least number at which added to the 2, 4, 9, 7 so that exactly divided by 5, 6, 4 and 3, इसमें क्या जोड़ा जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसमें एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, एलसीएम निकालेंगे इन सभी का। एलसीएम कितना आ रहा भैया, 60 आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना निकल के आएगा। अगर आप 2, 4, 9, 7 को अपन 60 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 37 आ जाता है। तो सीधा सीधा रहेगा भाई, नंबर जो हमको ऐड करना पड़ेगा वो 60 - 37 को ऐड करना पड़ेगा। 23 ऐड कर दो तो परफेक्टली ये डिवाइड होने लगेगा हमारा 5, 6, 4 और 3 से। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, सबसे पहले तो अपन को जिससे डिवाइड करा है उसका एलसीएम निकाल लो, उस एलसीएम का इसमें डिवाइड कर दो। ठीक है, जितना भी हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसको इससे माइनस कर दो और वो इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो हमारा डिवाइड होने लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देयर आर 45% फीमेल एम्प्लॉय, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय एक्सीड बाय 72, हेंस द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय पूछा गया है। ये क्वेश्चन पहले भी अपन ने एक बार किया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो इसी तरीके से किया था। तो देखो फीमेल एम्प्लॉय कितने हैं भाई अपने, 45% फीमेल है। ठीक है, 45% क्या हुए इसमें, फीमेल हुए, और मेल कितने हैं हमारे, 55% मेल है। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, 55 - 45, 10% का डिफरेंस है। ठीक है, और इन्होंने डिफरेंस अपन को दे दिया है कि कितना है भैया, 72 है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपका, 72 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये 72, अब 100 में इसको मल्टीप्लाई कर दो, टोटल पता चल जाएगा। 72 डिवाइडेड 10 × 100 करोगे तो ये हमारा 720 आंसर हो जाएगा, ये टोटल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बॉय रन्स, ठीक है, ये बॉयज रन्स 20 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स, हाउ लॉन्ग ही विल बी टेक टू रन 32 किलोमीटर एट डबल द प्रीवियस स्पीड। स्पीड भी बदल दी गई, तो पहले अपन जो दिया है उसको कैलकुलेट करते हैं कि भैया हमारा ये 20 किलोमीटर को कवर करता है 2.5 आवर्स में। इसकी स्पीड देखना पड़ेगी अपन को, तो भाई इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम लेते हैं अपन 2.5, तो इसकी डिस्टेंस चल रही है 8 किलोमीटर पर आवर से ये चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां से पूछ रहा है अपन लोगों से, तो भाई अब इसकी स्पीड अपन ने कर दी है 16 किलोमीटर पर आवर, डबल कर दी ना ये। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू रन 32 किलोमीटर, डबल स्पीड कर दी आपने, डबल स्पीड कर दी। तो देखो आप, अब आपका 32 रन करना है 16 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा उसको भाई, 2 आवर्स का समय लगेगा उसके लिए। देखो ये है डी ऑप्शन में क्या दिया भाई, 2 आवर्स दिया है, तो यहां से अपना ये आंसर हो जाएगा। ओके भाई, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करें। ओके।